बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हमारे फर्स्ट सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है जी। इन आर स्टेप 2 के अंदर इंस्ट्रूमेंट एक स्टेशन ज़रूर होता है एंड वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट दे विल गिवन। बट हमें जब भी इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं तो पहले हमें इसका नाम पता होना चाहिए कि विच इंस्ट्रूमेंट वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है जी, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। नंबर 2, इसके पार्ट्स हमें आने चाहिए। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिसके पार्ट्स हमें डिफाइन करने पड़ते हैं, लेकिन हर एक इंस्ट्रूमेंट के पार्ट जरूरी है। बट सम इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर वेयर वी नो द पार्ट्स ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी। इसके बाद हमें इंडिकेशंस पता होना चाहिए। इंडिकेशन से मुराद होता है यूजेस। ठीक है जी, कि इंस्ट्रूमेंट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। कभी कभार इन आर स्टेप 2 के अंदर अगर हम एग्जाम की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट आती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जस्ट उसका एक यूज़ होता है, एक प्रोसीजर के अंदर यूज़ होते हैं। उसी एक प्रोसीजर का नाम मतलब बता के आपका स्टेशन पास हो जाता है। और कभी कभार हमें इंस्ट्रूमेंट के साथ 2 से 3 यूजेस मेंशन करने पड़ते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमें इसके क्या बताने पड़ते हैं, इंडिकेशंस। ठीक है जी। इंडिकेशन से मुराद सिंपली यूजेस ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है जी। और कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिसकी कंट्रा इंडिकेशन होती है। मिसाल के तौर पे आप एक इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, मैं मिसाल दूंगा सिंपल, जो लास्ट टाइम एनआरई स्टेप 2 के अंदर गया था, 2 वेज फोले कैथेटर। ठीक है जी, ये एनआरई स्टेप 2 के अंदर आया था फोलेस कैथेटर के बारे में। तो फोलेस कैथेटर अगर आप किसी पेशेंट को पास कर रहे बट उसको यूरेथ्रल स्टीनोसिस है या पिनाइल ट्रोमा है तो आप उसके अंदर कैथेटर पास हो नहीं करते। उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर वो क्या बन जाती है, कंट्राइंडिकेशन। तो कहने का मतलब ये है जब हम कभी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं तो हमारे माइंड में ये 4 चीज़ें होनी चाहिए कि हमें इसका नाम पता होना चाहिए। नाम बता के इससे आप लोगों को आधे नंबर मिल जाते हैं कि इफ़ यू नो द इंस्ट्रूमेंट तो उसको पता चलेगा कि कम से कम नाम तो पता है ना। फिर इसके बाद कुछ इंस्ट्रूमेंट के हमें पार्ट्स पता होने चाहिए, फिर इंडिकेशन और कंट्राइंडिकेशन। पिछले एनआरई स्टेप 2 के अंदर 6 साल के अंदर 2018 से लेकर 24 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें जितने इंस्ट्रूमेंट आए हैं आगे पीछे वो सारे मैंने पीडीएफ में डाले हैं। ठीक है जी। और यही इंस्ट्रूमेंट बार बार वो रिपीट करते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट इज़ वेरी इजी, बट इसमें नंबर लेना ये टोस नंबर है, सॉलिड नंबर है। अगर आपको नंबर नाम पता है, यूज़ पता है, आपसे इसके अंदर नंबर डिडक्शन नहीं होगी। तो प्लीज़ गौर से सुने, जो जो इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ेंगे उसको अपने माइंड में बिठाए और घर जाकर इसी इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक नंबर ऑफ इमेजेस देखें, ताकि कल को कोई भी इंस्ट्रूमेंट आए तो आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो अगेन बाई saying that we are going to start the instrument. ठीक है जी। This is the instrument I think asked multiple time in NRE step 2. लास्ट टाइम जिन लोगों ने एग्जाम दिया था उनको भी ये फोलिस के तट आए थे। ठीक है जी। इस तरह का कभी कभार इंस्ट्रूमेंट में 2 चीज़ें होती है, या तो वो इंस्ट्रूमेंट रखते हैं और बताते हैं कि ये क्या है। कभी कभार पेज के ऊपर जिस तरह हम ये दिखा रहे इसी तरह पेज के ऊपर उसने बनाया होता है और आपको बताते हैं आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी। सो दैट इज कॉल्ड फोलिस कैथेटर। ये क्या है, फोलिस कैथेटर। अगर आप वहां पे सिर्फ ये बताएंगे कि ये कैथेटर है तो आप गलत हो जाएंगे। इसका नाम है फोलिस कैथेटर। क्या है, फोलिस कैथेटर है। अब इस कैथेटर के ऊपर 2-3 बातें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। आप लोगों ने माशाल्लाह इंटर्नशिप किया होगा, हाउस जॉब किया होगा, इसके अंदर ये डेली रूटीन बेस पे कैथेटराइजेशन करते हैं। ठीक है, बट सवाल ये है कि इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके ऊपर 2-3 बातें मैं बताने लगूँ। देखिए, इसका ये जो फोलिस कैथेटर है इसको हम फोलिस रबर कैथेटर भी कहते हैं। ये एक फ्लेक्सिबल कैथेटर है और ये रबर से बना होता है, तो फोलिस रबर कैथेटर भी कहते हैं। और दूसरी बात यह है इसके 2 एंड्स होते हैं। अगर आप इस एंड को देखते हैं तो उसमें हमारे पास 2 चीज़ें हैं, मतलब इसके यहाँ पे 2 थिंग्स हैं। देयर इज फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंड सेकंड, इसलिए इसको हम फोलिस कैथेटर 2 वाल्व कैथेटर भी कहते हैं या बाई वाल्व कैथेटर भी कहते हैं, 2 वे कैथेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 वे कैथेटर। कभी कभार आप लोगों को वो बताते हैं कि यार इसको डिफाइन करें, तो आप बताएंगे कि सर इट इज़ अ 2 वे कैथेटर। ये क्या है, 2 वे कैथेटर। इसका जो एंड होता है ये वाला, ये ब्लैडर के अंदर रखते हैं और ये जो एंड होते हैं ये बाहर होते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हम 2 वे को देखें, सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे इस तरह एक वी शेप बनता है कि नहीं। तो ये जो वी शेप है जहाँ से ये 2 वे कैथेटर स्टार्ट होता है यहाँ तक हम कैथेटर को बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे आपने कैथेटर इतना ही अंदर डालना है ताकि इसका जो बाहर वाला पार्ट है वो हमें सिर्फ ये दोनों नजर आए। ठीक है जी। ये बॉडी से बाहर रहेंगे
और यहाँ से लेके यहाँ तक ये बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है जी, ये यूरेथ्रा के अंदर जाएगा एंड दिस टिप ऑफ द कैथेटर विल रीच एंड टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये कहाँ पे जाएगा? ब्लैडर में जाएगा। यहाँ पे बैलून होती है, क्या होती है? बैलून। अब ये जो पिक्चर के अंदर मैंने दिखाई है, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेटेड टू वे फोली कैथेटर। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे बैलून क्या है? इन्फ्लेट है, ठीक है जी। जब हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं तो बैलून इन्फ्लेट नहीं होती। वंस वी रीच एंड टू द ब्लैडर देन वी कैन इन्फ्लेट द बैलून, ठीक है जी। तो इस पिक्चर में ये क्या है? इन्फ्लेटेड टू वेज फोली कैथेटर है, ठीक है जी। लेकिन जब हम आम कैथेटर लेते हैं तो वो पहले से इन्फ्लेट नहीं होती, ठीक है जी। अब और से सुने, ये वाला, ये जो यहाँ पे कलरफुल ये व्हाइट नजर आ रहा है, कुछ कैथेटर में ये रेड होती है, ब्लू होती है। तो यहाँ पे हम 10 सीसी मतलब डिस्टल वाटर इंजेक्ट करते हैं ताकि हम बैलून को क्या करें? इन्फ्लेट करें, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं बैलून पोर्ट। क्या कहते हैं? बैलून पोर्ट। इसका मतलब यह है कि इस पोर्ट के जरिए हम वाटर इंस्टिल करके यहाँ पे बैलून को इन्फ्लेट करते हैं और यहाँ से जो मतलब यूरिन आते हैं तो वो इसके जरिए बाहर निकलते हैं। इसको यूरिन पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिन पोर्ट कहते हैं। तो टू वे के अंदर एक बैलून पोर्ट है और एक यूरिन पोर्ट है और इसके साथ हमने यूरिन बैग लगाया होता है जहाँ पे पेशाब आके उस बैग के अंदर कलेक्ट होते हैं। समझ रहे कि नहीं? तो टू वे फोली कैथेटर का इतना डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये टू वे है जिसमें शाबाश कौन सा पोर्ट है? एक बैलून पोर्ट है और एक यूरिन पोर्ट है। जो यूरिन पोर्ट है उसको यूरिन बैग के साथ अटैच कराते हैं जिसमें पेशाब आके कलेक्ट होता है। और ये जो बैलून पोर्ट है इसके जरिए हम इनिशियली 10 सीसी डिस्टल वाटर इंजेक्ट करते हैं जिससे हम बैलून को इन्फ्लेट करें ताकि वो यूरिनरी ब्लैडर में रहे और जो यूरिनरी ब्लैडर की टिप है वहां से जो इन्फ्लेटेड बैलून है वो बाहर नहीं आएगी ताकि कैथेटर इन प्लेस रहे, ठीक है जी। इसमें एक सवाल करते हैं कि एक फोलीज कैथेटर अगर आप किसी को पास करेंगे तो फिर ये कितने टाइम तक काम कर सकता है? इसका जो सिंपल आंसर है फ्यू वीक से लेके मतलब यह है तकरीबन 3 वीक से लेके 5 वीक तक, ठीक है जी। नॉर्मली तो कैथेटर हम 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक, मिसाल के तौर पे किसी पेशेंट में सर्जरी हो जाए तो हम नेक्स्ट डे फिर कैथेटर रिमूव करते हैं। लेकिन सर्जरी के बाद जब रिफ्लेक्सेस को आने में टाइम लगता है तो वी शुड कैथेटराइज द पेशेंट। या एक पेशेंट है उसको यूरिनरी रिटेंशन है तो हम कैथेटर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है उसमें भी कैथेटर लगाते हैं। और आप लोगों ने शायद एनआरई स्टेप 1 में ये पढ़ा होगा ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। कौन सा? ओवरफ्लो। उसके अंदर हम पेशेंट को कैथेटराइज करते हैं। तो एक तो डिपेंड करता है कि किस बेस पे आप पेशेंट को कैथेटराइज करते हैं। बट फोलीज कैथेटर वर्क फॉर फ्यू वीक्स, ठीक है जी। मैक्सिमम एक कैथेटर रखने के बाद हम इसको रिमूव करते हैं व्हेन देयर इज 1 मंथ टाइम, मतलब 4 वीक्स तक हम इसको रखते हैं, इसके बाद इसको हम चेंज करते हैं, ठीक है जी। तो ये पॉइंट्स याद रखें। कुछ बुक्स कहते हैं 6 वीक तक, कुछ कहते हैं 5 वीक तक, बट स्टैंडर्ड टाइमिंग फॉर अ कैथेटर मतलब टू पुट इन द ब्लैडर अबाउट 4 वीक्स होता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास टू वे फोली कैथेटर है। क्या है? टू वे फोली कैथेटर है, ठीक है जी। अब इसमें आप लोगों से कुछ वाइवा सवाल करते हैं और शायद ही आप लोगों ने हाउस में भी नहीं सीखा होगा कि हम कैथेटर के अंदर जब बैलून को इन्फ्लेट करते हैं तो वी आर इंसर्टिंग डिस्टल वाटर। क्या चीज? डिस्टल वाटर 10 सीसी। कितना? 10 सीसी। हम नॉर्मल सलाइन इंसर्ट नहीं करते। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई नॉर्मल सलाइन इज नॉट इंस्टॉल्ड टू इन्फ्लेट द बैलून। इसकी वजह यह है, मैं बता रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि जो नॉर्मल सलाइन है अगर आप ये इंजेक्ट करेंगे तो बैलून तो इन्फ्लेट करेगी, लेकिन नॉर्मल सलाइन पे जब 2 हफ्ते गुजर जाते हैं इट फॉर्म क्रिस्टल्स। वो क्या बनाते हैं? क्रिस्टल। तो नॉर्मल सलाइन बैलून के अंदर क्रिस्टल बनाना शुरू करते हैं और उस क्रिस्टल की वजह से जो बैलून है उसकी रप्चर के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये कुछ किसी को नहीं पता होता। अगर आप लोगों ने इस तरह आंसर दे दिए वो आप लोग को ज्यादा नंबर देंगे। क्या आपको बताएंगे कि डिस्टल वाटर हम इंस्टॉल करते हैं, हम नॉर्मल सलाइन क्यों नहीं कर सकते? सर नॉर्मल सलाइन हैज द टेंडेंसी बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, इसलिए 2 हफ्ते के बाद जब उसमें क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएगी तो वो बैलून को क्या कर सकते हैं? रप्चर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो क्रिस्टल है जब वो बैलून को रप्चर करे तो वो ब्लैडर वॉल को भी डैमेज कर सकते हैं और ब्लैडर वॉल को डैमेज करके ब्लीडिंग कराती है। क्या कराती है? ब्लीडिंग कराती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसलिए हम नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल नहीं करते, हम डिस्टल वाटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो कैथेटर है इसको जब हम पास कराते हैं तो पहले हमें यूरिनरी ट्रैक को देखना होता है कि वो मतलब यह है कि स्ट्रेट मतलब यह है कि ओपन है कि नहीं। फिर दूसरी बात यह है कि हाइजीन को मेंटेन करते हुए
हम इनिशियली जब कैथेटर पास करते हैं तो उसको लुब्रिकेट करते हैं। क्या करते हैं? लुब्रिकेट करते हैं और लोकल एनेस्थेटिक भी इसमें लगाते हैं, ठीक है जी, लेग्नोकैन जेल वगैरह लगाते हैं। एंड व्हेन वी इंसर्ट द कैथेटर, जब कैथेटर हम इंसर्ट करेंगे यूरेथ्रा में, एट द सेम टाइम वी विल सी द पेशेंट फेस एज वेल कि उसको कहीं पे पेन वगैरह तो नहीं हो रही, ठीक है जी, इन्वेजिव प्रोसीजर है। दूसरी बात यह है, इफ यू आर इंसर्टिंग द कैथेटर एंड अ टाइम कम कि यू फील रेजिस्टेंस, आपको क्या फील हो रहा है? रेजिस्टेंस, तो फिर आपने जोर नहीं लगानी, यू हैव टू रिमूव दैट कैथेटर। क्या पता कहीं पे स्टीनोसिस है, कहीं पे ब्लॉकेज है, और अगर आप जोर लगाएंगे इट मे काज यूरिथ्रल इंजरी। क्या करा सकती है? यूरिथ्रल इंजरी। जब कैथेटर पास करते वक्त यू फील एनी रेजिस्टेंस, यू विल रिमूव दैट कैथेटर, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे ऐसी कंडीशन जिसमें पीनाइल यूरेथ्रा की इंजरी हो, जिसमें यूरेथ्रल स्टीनोसिस हो, या कोई और इंजरी हो जिसमें आप यूरेथ्रल कैथेटर को पास हो ना करें, देन द नेक्स्ट थिंग इज सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन। क्या करेंगे? सुप्राप्यूबिक, ठीक है जी। तो इतना वायु आप लोग को आना चाहिए कैथेटर के अंदर। लेकिन इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं होते, वहां पे जब आप जाते हैं तो इसमें सवाल नहीं करते। वैसे अगर करे तो आप लोग को इतना कुछ आना चाहिए, लेकिन वहां पे जस्ट कैथेटर पड़ा होगा, उनने नीचे लिखा होगा कि नाम लेके, पार्ट्स लेके और यूज बताए, ठीक है जी। इसके हमने इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन बस बतानी है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड टू वे फोले कैथेटर। क्या है? टू वे। आप लोगों ने नाम सुना होगा थ्री वे फोले कैथेटर भी होता है। क्या होता है? थ्री वे। फिर उसके अंदर यहाँ पे कितनी चीजें होती हैं? तीन। एक के ऊपर तो हम बैलून को इन्फ्लेट करते हैं, बैलून पोर्ट होता है। क्या होता है? बैलून। एक के जरिए हम यूरिन को जनाब ड्रेन कर रहे होते हैं, वो यूरिन पोर्ट होता है। जो एक्स्ट्रा थर्ड है उसको एरिगेशन पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिगेशन। इस कैथेटर के जरिए कभी कभार हम ब्लेडर में कुछ मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं। क्या चीज? मेडिसिन। और ब्लेडर के अंदर कुछ क्लाट्स वगैरह है, कुछ अनवांटेड डिब्रीज है, उसके जरिए उनको हम रिमूव करते हैं। तो मतलब दिस कैथेटर इज यूज फॉर थेराप्यूटिक पर्पस एज वेल। तो मतलब जो थ्री वे फोलिस कैथेटर है उसके अंदर जो थर्ड नंबर पोर्ट होगा इसको एरिगेशन पोर्ट कहा जाता है। कौन सा? एरिगेशन, जिसके जरिए हम कुछ मेडिसिन इंस्टॉल करके वहां से जो क्लाट्स वगैरह है, जो डिब्रीज वगैरह है, उनको हम कलेक्ट करके बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो उनका नाम क्या है? एरिगेशन पोर्ट है, ठीक है जी। इतना आप लोगों को बेसिक्स आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप लोग ये समझ गए तो फिर आप लोग को मैंने नोट्स बना के दिए है इसके कि आप लोगों ने उधर करना क्या है, ठीक है। फोलिस कैथेटर हमने पढ़ा है कि नहीं? फोलिस कैथेटर की इंडिकेशन क्या है? यूरिनरी रिटेंशन है ड्यूरिंग द सर्जरी, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड एटोनिक ब्लैडर। जहां पे यूरिनरी ब्लैडर कंट्रैक्ट ना करे और यूरिन को ना निकाले तो ब्लैडर विल फुल ऑफ यूरिन, लेकिन बिकॉज ऑफ नो कंट्रैक्शन तो यूरिन तो विल नॉट कम आउट। तो फिर उस कंडीशन के अंदर हम पेशेंट को कैथेटराइज करेंगे, ठीक है जी। तो कम से कम ये 3-4 जो इंडिकेशन है ये आप लोगों को आने चाहिए। क्लियर है कि नहीं? इसके बाद कंट्रा इंडिकेशन है कि कहाँ पे हम कैथेटर को जनाब पास नहीं करवा सकते। मिसाल के तौर पे अगर हम कंट्रा इंडिकेशन की बात करेंगे तो उसमें एक है मिएटल स्टीनोसिस, ठीक है जी। मिएटल स्टीनोसिस, अगर यूरेथ्रल मिएटल स्टीनोसिस है हम कैथेटर पास नहीं करेंगे। ब्लड एट द मिएटस, कहीं पे क्लाट है यूरेथ्रा के अंदर तो आप कैथेटर जोर से पास नहीं करेंगे। फिर एविडेंस ऑफ यूरेथ्रल इन्फेक्शन और रिफ्यूजल ऑफ द पेशेंट, पेशेंट नहीं चाहता कि वो कैथेटराइज हो जाए तो आप जोर जबरदस्ती करके कैथेटर पास नहीं करते, क्योंकि एक प्रोसीजर है और प्रोसीजर के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना है? एक्सीलेंट कंसेंट लेना है। अगर आपको पेशेंट अलो नहीं करे तो आपने कैथेटर पास नहीं करनी। और आखिर में यूरेथ्रल ट्रोमा, इफ देयर इज एनी पीनाइल यूरेथ्रल ट्रोमा इट इज द एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन ऑफ कैथेटराइजेशन, ठीक है जी। क्योंकि ट्रोमा के अंदर कभी भी हम पेशेंट को यूरेथ्रल कैथेटराइज नहीं करेंगे। अब इन केसेस के अंदर अगर मरीज को चाहिए कि वो कैथेटराइज हो जाए बट यू कांट गिव कैथेटराइजेशन, देन द नेक्स्ट अल्टरनेट वे इज सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन। क्या है? सुप्राप्यूबिक है, ठीक है जी। तो कैथेटर के मुताबिक ये चीज आप लोगों को आना चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका नाम था टू वे फोलीज कैथेटर। कौन सा? टू वेज फोली कैथेटर है, ठीक है, जो कॉमनली प्रैक्टिस के अंदर हम यूज करते हैं। अब देखें मिसाल के तौर पे हम जब यूरेथ्रा में कैथेटर को पास करते हैं तो यूरेथ्रा के कुछ पार्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ऊपर यूरिनरी ब्लैडर है और फिर इसके नीचे यूरेथ्रा स्टार्ट होता है, तो फिर ब्लैडर के नीचे यूरेथ्रा जैसे स्टार्ट होती है मेल के अंदर, उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। क्या होता है? प्रोस्टेट। So the part of urethra that is surrounded by prostate is called prostatic urethra. उसका नाम क्या है? Prostatic urethra. फिर जब थोड़ा सा आप नीचे आते हैं
तो फिर कुछ हिस्सा ऐसा है यूरेथ्रा का जिसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ये बात समझ रहे कि नहीं? थोड़ी सी एनाटॉमी बता रहा हूँ कि हम जब ब्लैडर के नीचे आते हैं मेल के अंदर तो हमें प्रोस्टेट ग्लैंड नजर आता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का वो हिस्सा जो यूरेथ्रा के इर्द गिर्द हो उसका नाम क्या है? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। फिर जब थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो फिर यूरेथ्रा के बाहर कुछ भी नहीं होता, उसका नाम है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। कौन सा? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और जब इसके नीचे और आते हैं तो फिर पीनस स्टार्ट हो जाती है, उसको पीनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। तो मेल के अंदर 3 पार्ट्स है यूरेथ्रा के, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, पीनाइल यूरेथ्रा एंड प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ठीक है जी। जब तक हम कैथेटर को पुल अंदर नहीं करेंगे, जब तक हम कैथेटर को अंदर तक नहीं लेके जाएंगे, ये जो वी शेप स्ट्रक्चर है जब ये बाहर रहेगा तो वी विल थिंक दैट कैथेटर रीच टू द ब्लैडर। अगर आप ब्लैडर से पहले डिस्टल वाटर इंसर्ट करें, मे बी यू आर रीचिंग टू मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, अभी तक आप ब्लैडर में नहीं गए, बट उस टाइम पे अगर आप बैलून को क्या करेंगे? इन्फ्लेट करेंगे, तो उससे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा रप्चर हो सकती है कि नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो डू नॉट इन्फ्लेट बैलून at the level of membranous urethra. Membranous urethra is the weakest part of urethra. याद रखें, क्योंकि इस कंडीशन में उस एरिया के अंदर यूरेथ्रा के इर्द गिर्द कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। याद रहेगा कि नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम कैथेटर को रिमूव करेंगे तो हम सक्शन के जरिए जो ब्लैडर है उससे जनाब जो डिस्टल वाटर है वो हम क्या करेंगे? निकालेंगे। तो पहले कैथेटर को रिमूव करने से पहले वी हैव टू डीफ्लेट ब्लैडर। हमने ब्लैडर के अंदर जो बैलून है उसको क्या करना है? डीफ्लेट करना है। अगर हम डीफ्लेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे, तो उससे यूरेथ्रल रप्चर के चांसेस ज्यादा हो सकती है। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू कैन थिंक अबाउट कैथेटर, इट्स यूजेस एंड कंट्राइंडिकेशन। ठीक है जी। फिर इसके बाद आप लोगों से मैं एक सवाल करता हूं, मैं भी उधर ना आए, अगर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा रप्चर हो जाए तो यूरिन कहां पे जाएगी? स्क्रोटम में। और एनीवन? और अगर फिनाइल यूरेथ्रा रप्चर हो जाए? फिनाइल यूरेथ्रा, गौर से सुने यार, एनआरई स्टेप 1 के अंदर एनाटॉमी ट्रिक बताता हूं। फिनाइल यूरेथ्रा रप्चर, द यूरिन विल कलेक्ट इन द स्क्रोटम। ठीक है जी। पी फॉर फिनाइल, यू फॉर यूरेथ्रा और एस फॉर स्क्रोटम। तो क्या बना? पी यू एस, इसको पस कहते हैं। सो पी यू एस, फिनाइल यूरेथ्रा, एस मीन स्क्रोटम, एम फॉर मेम्ब्रेनस, यू फॉर यूरेथ्रा, तो एम यू, डी फॉर मड, एम यू डी, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, डीप पेरिनियल पाउच। कौन सा? डीप पेरिनियल पाउच। ठीक है जी। जो पेरिनियल मसल है इसके 2 पाउच है, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच एंड डीप पेरिनियल पाउच। तो जो सुपरफिशियल पाउच है वो तो स्क्रोटम के साथ आता है, लेकिन जो डीप पेरिनियल पाउच है उसमें यूरिन कलेक्शन होती है व्हेन देयर इज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा डैमेज। लेकिन जब पीनाइल यूरेथ्रा डैमेज है तो उसके अंदर फिर स्क्रोटम में आती है। वन इज पस, अनदर इज मड। सो मड और पस ये यूरेथ्रल रप्चर के अंदर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी। ओके जी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द कैथेटर फॉर एनआरई स्टेप 2। दिस टाइम इनकमिंग एग्जाम माय फेवरेट इंस्ट्रूमेंट मे दे आस्क इज दिस वन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। दैट इज, आप लोग को यह था ओके। ये एनआरई 2 के अंदर नम्स में जब पेपर होता है एक न एक ग्रुप को जरूर आएगा, ये कभी भी मिस नहीं होगा। और इंशाल्लाह 2 हफ्ते के बाद बताएंगे आप लोग के सर ये आया था कि नहीं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसको प्रोक्टोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोक्टोस्कोप। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे आप लोग को थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूं, ये भी मैं आखिर में आप लोग को सारे के सारे डिस्कस करवाऊं, लेकिन ये प्रोक्टोस्कोप है। क्या है? प्रोक्टोस्कोप। अगर आप लोग देखें तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये बिल्कुल इसी तरह है कि नहीं है? हाँ जी, ये इसी तरह है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड प्रोक्टोस्कोप। ठीक है जी। प्रोक्टोस्कोप जो है ना इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कितने? 3 पार्ट्स होते हैं। गौर से सुने, इसको हम ऐसे डिटेच करा सकते हैं। अब इसी प्रोक्टोस्कोप को अगर हम इसी तरह ये बिल्कुल सेम है कि नहीं है? मिसाल के तौर पे ये भी सेम है, बट दिस इज कॉल्ड डिस्पोजेबल प्रोक्टोस्कोप। ये क्या है? डिस्पोजेबल है। ये एक दफा यूज करेंगे तो फिर फेंकेंगे। ये डिस्पोजेबल है। और जो स्टील से बना होता है इसको हम स्टीरिलाइज करते हैं। क्या करते हैं? स्टीरिलाइज करते हैं। तो मतलब ये हम रीयूज कर सकते हैं आफ्टर स्टीरिलाइजेशन, लेकिन ये हम दोबारा रीयूज नहीं कर सकते। तो प्रोक्टोस्कोप 2 तरह की होती है, एक डिस्पोजेबल और एक नॉन डिस्पोजेबल। ठीक है जी। तो ये वाला क्या है? नॉन डिस्पोजेबल है और ये क्या है? डिस्पोजेबल है। अब सवाल ये है कि जहां से हम प्रोक्टोस्कोप पकड़ते हैं ये इसका हैंडल है। क्या है? हैंडल है। ठीक है जी। अब ये जो
प्रोक्टोस्कोप का ये वाला पार्ट जो इसके अंदर जाएगी ना ऐसे, अब ये जो बॉडी है इसको हम क्या कहते हैं, शीट कहते हैं। क्या कहते हैं, शीट। और ये वाला जो पार्ट है इसको ऑब्टूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्टूरेटर। फिर से सुने, हैंडल, शीट एंड ऑब्टूरेटर। अब एक दफा फिर से रिपीट करते हैं, हैंडल, शीट, ऑब्टूरेटर। ठीक है, मिसाल के तौर पे या अगर हम यहां से स्टार्ट करें, देखें ये क्या है, शीट है, ये क्या है, दैट इज ऑब्टूरेटर। तो SHO, ठीक है ना, इसका मतलब ये है SHO, शीट, हैंडल एंड ऑब्टूरेटर। इस तरह याद रखना है। ठीक है जी। अब सवाल ये है, और से सुने, व्हेन वी आर डूइंग प्रोक्टोस्कोपी, जिस तरह हम कोलोनोस्कोपी या प्रोक्टोस्कोपी करते हैं तो हम इसको ऐसे पकड़ते हैं एंड थ्रू द एनल कैनाल, पहले इसको हम लुब्रिकेट करते हैं। क्या करते हैं, लुब्रिकेट। और फिर ये देखते हैं कि एनल कैनाल की लेवल पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं पे फीशर तो नहीं है, क्योंकि फीशर के अंदर इतनी इंटेंस पेन होती है कि आप प्रोक्टोस्कोप इंसर्ट नहीं कर सकते। एंड दैट इज वन ऑफ द एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन फॉर प्रोक्टोस्कोपी। ठीक है जी। अब क्या करते हैं, पहले तो हम कंसल्ट लेंगे, फिर एक प्रोटोकॉल के तहत जो मेडिकल टीम है जब वो प्रोक्टोस्कोपी करती है, मैं सिर्फ इतना बता दूं कि व्हेन दिस पार्ट इज इंसर्टिंग इनसाइड इनटू द एनल कैनाल, फिर ये जो हमारे पास ये जो ऑब्टूरेटर है इसको हम निकालेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, निकालेंगे। और नाउ दिस पार्ट इज एंटर द एनल कैनाल, देन वी कैन विजुअलाइज फ्रॉम हियर द एनल कैनाल इनसाइड। ठीक है जी। इसके जरिए हमें हीमोराइड्स पता चल सकती है, इसके जरिए हमें पोलिप्स का पता चल सकती है, इसके जरिए हम बहुत सारे और कंडीशन है जो एनल कैनाल के अंदर मालूम कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है, NRE स्टेप 2 में वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट दैट इज प्रोक्टोस्कोप। ठीक है जी। तो इस तरह का अगर आप लोगों को आ जाए तो ये हमारे पास कौन सा है, दैट इज प्रोक्टोस्कोप। अब इधर देखिए, इसमें जो मेन चीजें हैं आप लोगों ने याद रखनी है। नाउ दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज विच वन, प्रोक्टोस्कोप। ठीक है जी। अब और से सुने, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ प्रोक्टोस्कोप, वन इज शीट, हैंडल एंड ऑब्टूरेटर। याद रहेगी कि नहीं, ये इसके 3 पार्ट्स है। फिर इसकी जो इंडिकेशन है कि कहाँ पे यूज होता है, मतलब ये हम यूज करते हैं फॉर द पर्पस टू सी रेक्टल पोलिप्स। किसके लिए, रेक्टल पोलिप्स। कोई बंदा कहे कोलोनिक पोलिप्स, फिर भी ठीक है, समझ रहे कि नहीं। फिर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मालूम करने के लिए भी यूज करते हैं कि इन्फेक्शन की सोर्स कहाँ पे है, मतलब एनल कैनाल के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन कहाँ पे है। ठीक है जी। और हेमोराइड्स देखने के लिए, मतलब इट इज यूज्ड टू सी हेमोराइड लाइक सोर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन इवन फॉर रेक्टल पोलिप्स। और यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि सम टाइम इन सम पैथोलॉजी वी आल्सो वांट टू सी द सोर्स ऑफ ब्लीडिंग इन द रेक्टम, कि ब्लीडिंग कहाँ पे हो रही है, ताकि हम इसको लोकलाइज करें, इसमें हम प्रोक्टोस्कोप यूज करते हैं। ठीक है जी। लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस भी होती है, किसी चीज की एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। नंबर 1, ड्यूरिंग द प्रोसीजर स्लाइट डिस्कम्फर्टनेस करा सकती है, क्योंकि तो इन्वेजिव प्रोसीजर है, और साथ में ब्लीडिंग करा सकती है। इन्वेजिव प्रोसीजर है, अगर रेक्टम में कोई डायलेटेड वेन है या रेक्टम इज वेरी फ्रेजाइल तो थोड़ा सा जोर लगाने से इट मे कैन कॉज माइल्ड ब्लीडिंग। ठीक है जी। फिर इसके बाद कंट्रा इंडिकेशन है कि कहां पे यूज नहीं कर सकते, एनल फीचर्स के अंदर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। व्हेन द पेशेंट, व्हाट इज एनल फीचर, इट इज a longitudinal tearing in the anal mucosa which can cause intense pain, that is called anal fissures। ठीक है जी। फिर इसके बाद अगर हम स्टेरिलाइजेशन की बात करें, ऑटोक्लेव प्रोसीजर होता है जिसके जरिए हम इसको क्या करेंगे, स्टेरिलाइज करेंगे, इसको डिसइंफेक्ट करेंगे और दोबारा रीयूज कर सकते हैं। लेकिन आजकल ज्यादा प्रैक्टिस के अंदर जो हॉस्पिटल में है वो क्या यूज होता है, दैट इज डिस्पोजेबल। ये जो डिस्पोजेबल प्रोक्टोस्कोप है तकरीबन 200 रुपए तक मिलता है, और ये वाला जो है तकरीबन 1800 रुपए तक मिलता है। और इसका फिर दोबारा ऑटोक्लेव के जरिए हम स्टेरिलाइज भी करते हैं। तो इससे बेटर ये है कि हम ये यूज करें और बस खत्म करें। तो ज्यादातर आजकल जो हॉस्पिटल है वो किस प्रोक्टोस्कोप को प्रेफर करेंगे, डिस्पोजेबल को। ठीक है जी। दोनों का काम सेम है, दोनों सेम पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। तो आई थिंक अगर प्रोक्टोस्कोप के ऊपर सवाल आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। इसी तरह स्टेशन के नहीं, स्टेशन में आप लोगों से इतने कुछ पूछते हैं और ये आपने मालूम किया था प्रोक्टोस्कोप। ओके जी। तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट है इंस्ट्रूमेंट के अंदर कि प्रोक्टोस्कोप पता होना चाहिए। ठीक है जी। अब देखें इस इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं, ये भी NRE स्टेप 2 के अंदर 1 साल 2 साल एग्जाम के अंदर आया है। सो दैट इज वाई आई थिंक कि आप लोगों को ये भी बता दूं। ठीक है जी। देखें इसमें एक पॉइंट याद रखना है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसको देखें, इसमें अब ये स्ट्रेट है कि कर्व्ड है, शाबाश स्ट्रेट है,
और दूसरी बात ये फोर्सेप है, क्या है, फोर्सेप है। लेकिन इसकी अगर आप हम बिल्कुल स्ट्रेट तो है, सीधा है, लेकिन इसके एंड पे अगर आप लोग जाके देखें तो इसमें दोनों साइड पे ये ओपनिंग है, क्या है, ओपनिंग है। इसको फेनेस्ट्रेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, फेनेस्ट्रेशन। जिस तरह हम कहते हैं फेनेस्ट्रा मीन ओपनिंग, इट इज अ स्ट्रेट फोर्सेप एंड बाइलेटरली फेनेस्ट्रेटेड, क्या है, बाइलेटरली फेनेस्ट्रेटेड। ये हम यूज करते हैं सर्जरी के दौरान। इसके जरिए हम स्वाब पकड़ते हैं, क्या पकड़ते हैं, स्वाब पकड़ते हैं। ब्लीडिंग होती है तो उसको साफ करते हैं। जो ऑपरेटिव फील्ड होता है सर्जरी के दौरान, जहां पे हमने सर्जरी करनी होती है, इसके जरिए हम मतलब स्वाब के जरिए इसको पकड़ के मतलब क्या करेंगे, वो जगह साफ करेंगे। इसको हम कहते हैं स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप। ये क्या है, स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप। इसके जरिए हम स्पॉन्ज या स्वाब को पकड़ते हैं और जो ऑपरेटिव फील्ड है उसको साफ करने में हेल्प करती है, ठीक है जी। तो एनआरई स्टेप 2 के पास्ट पेपर में कभी कभार ये भी आया हुआ है कि व्हाट इज दिस फोर्सेप, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप है। तो यहाँ पे मैंने इसका लिखा है स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप की फीचर क्या है, स्ट्रेट फोर्सेप है, क्या है, स्ट्रेट फोर्सेप है। और बाइलेटरल क्या है, पेनिट्रेशन है। बट अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट को देखें, गौर से सुने, अब इसके अंदर ये होल जो नजर आ रही है, ये वाला होल, ये तो फेनेस्ट्रा है कि नहीं, लेकिन अगर आप स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप की अंदर साइड देखें तो उसमें ऐसी लाइनिंग नजर आ रही है कि नहीं। ये जो लाइनिंग है इसको सेरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, सेरेशन। तो ऐसा फोर्सेप जो स्ट्रेट हो, बाइलेटरली फेनेस्ट्रेटेड हो और अंदर से सेरेशन हो, इसको स्पंज होल्डिंग फोर्सेप कहेंगे, ठीक है जी। सो दैट इज वेरी वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। ये इसके फीचर्स है, क्या है, फीचर। और इस फोर्सेप के अंदर देखे, अगर हम ये वाला पार्ट देखें, ये वाला, जब हम इसको पकड़ते हैं तो इसमें लॉक सिस्टम है, क्या है, लॉक सिस्टम। अगर आपसे सर वैसे वाइवा में पूछे कि किसी भी फोर्सेप में लॉक सिस्टम का फायदा क्या है, इट प्रोवाइड स्टेबलाइजेशन टू दैट इंस्ट्रूमेंट। जितना आप लॉक करेंगे उतना इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो स्टेबल होगा, ठीक है जी। कभी कभार सर्जन सर्जरी करता है, वो कोई पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन पकड़ता है फोर्सेप के जरिए, फिर उसको वो छोड़ देता है, क्लेम करता है, क्या करता है, क्लेम, उसको फिर छोड़ देता है और अपना काम करता है। क्यों, कभी कभार वो अपने लिए ब्लड सप्लाई को स्क्वीज करता है, कभी कभार वो कहीं भी लोकल एरिया के अंदर निक्रोसिस करना चाहता है। तो कहने का मतलब जितना लॉक सिस्टम बेहतर होगा उतना उस फोर्सेप के अंदर, इंस्ट्रूमेंट के अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है जी। ये इसका मतलब होता है। फिर इसके अंदर देखे, इसके यूजेस में ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर टू होल्ड स्पंज एंड स्वाब, ठीक है जी। सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान ज्यादा यूज होता है जिससे हम स्पॉन्जेस और स्वाब को होल्ड कर सके। इट इज यूज टू क्लीन ऑपरेटिव फील्ड अप, समझ रहे कि नहीं। जो ऑपरेटिव फील्ड है, अगर वहीं पे ब्लीडिंग हो रही है तो हम इससे स्वाब पकड़ के मतलब ब्लीडिंग को सोखने में हेल्प करते हैं, ठीक है जी। और इसको यूज करने के बाद मतलब डिसइंफेक्ट करने के लिए सेम मेथड यूज होता है, ऑटोक्लेव। क्या होता है, ऑटोक्लेव। अभी तक जो पढ़ा है समझ गए कि नहीं। तो अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, कौन कौन से, वेरी गुड, फोलिस कैथेटर, प्रोक्टोस्कोप, स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप, ठीक है जी, वेरी गुड, ठीक है जी। इसके बाद आते हैं नंबर नेक्स्ट। अब देख, इस फोर्सेप को थोड़ा सा गौर से सुने, मैं आप लोगों से सवाल करूंगा फिर आप लोगों ने बताना है, ठीक है जी। नंबर 1, इट इज अ स्ट्रेट फोर्सेप और कर्व। ओके, फोर्सेप को जब हम पढ़ते हैं कि ये स्ट्रेट है या कर्व है, इसकी डिपेंड होती है इसकी बॉडी के ऊपर, किसके ऊपर, बॉडी। अब ये स्ट्रेट है, क्या है, हम कहेंगे इट इज स्ट्रेट फोर्सेप कर्व बाइलेटरली एट द टिप। समझ रहे कि नहीं, कि जो एंड होती है, टिप होती है, वहां पे क्या है, कर्व है और उसके अंदर फेनेस्ट्रा है, क्या है, फेनेस्ट्रा। इसमें होल नजर आ रही है कि नहीं, तो बाइलेटरली फेनेस्ट्रेटेड है, क्या है, बाइलेटरली फेनेस्ट्रेटेड है। मतलब इधर देखे, इसके एंड जो है, देखे फोर्सेप ऐसा है, स्ट्रेट है, बट एंड पे क्या है, कर्व्ड है, लेकिन उस कर्वनेस के अंदर होल नजर आ रही है कि नहीं, तो बाइलेटरली क्या है, फेनेस्ट्रेटेड है। लेकिन अगर आप लोग देखें, इसमें कोई टीथ वगैरह नजर नहीं आ रही, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें टीथ वगैरह नजर नहीं आते, इसको नॉन ट्रोमाटाइजिंग फोर्सेप कहते हैं, नॉन ट्रोमाटाइजिंग। क्योंकि इफ देयर इज एनी टीथ इट विल क्रिएट ट्रोमा, लेकिन इसमें टीथ वगैरह नहीं है, तो ये ट्रोमाटाइज है कि नॉन ट्रोमाटाइज, नॉन ट्रोमाटाइज। तो उसमें हम ऐसी जगह पकड़ेंगे जो बल्कि है, सॉफ्ट है, जो डेलिकेट है, स्पेशली अपेंडिक्स। क्या पकड़ने, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स रप्चर हो सकते हैं कि नहीं, अगर आप इसको ट्रोमाटाइज फोर्सेप से पकड़ेंगे वो रप्चर होगा, और जब अपेंडिक्स परफोरेशन रप्चर होती है तो वो टॉक्सिक पेरिटोनाइटिस करा सकता है। इसीलिए इसके जरिए हम फेलोपियन ट्यूब पकड़ते हैं, इसके जरिए हम अपेंडिक्स पकड़ते हैं ड्यूरिंग अपेंडेक्टोमी। नाउ अपेंडेक्टोमी इन सर्जरी कॉमन केस आर नॉट, वेरी कॉमन। तो फिर ये फोर्सेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये है, ऐसा फोर्सेप जो स्ट्रेट है, क्या है, स्ट्रेट है,
एंड के ऊपर क्या है, बाइलेटरली कर्व्ड है और फेनेस्ट्रेटेड है, बट उसमें नॉन ट्रोमेटाइजिंग प्रॉपर्टी है, इसको बेबकॉक फोर्सेप कहते हैं। दैट इज कॉल्ड बेबकॉक फोर्सेप, BABCOCK, दैट इज बेबकॉक फोर्सेप एंड दैट इज यूज्ड ड्यूरिंग अपेंडिसेक्टोमी। ठीक है जी। इसका मतलब ये है, अगर मैं आप लोगों को यहां से थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात करूं, मिसाल के तौर पे ये जो फोर्सेप अभी हमने पढ़ा है, ये बिल्कुल ऐसे फोर्सेप है कि नहीं है। अब देखें, ये जो फोर्सेप नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसी चीज है कि नहीं है। अब अगर हम देखें, ये बिल्कुल इसी के साथ कंपेयर करें तो स्ट्रेट फोर्सेप है कि नहीं, लेकिन इसके एंड पे जाए तो वो बाइलेटरली कर्व्ड है कि नहीं, और इसके अंदर ये आप लोग को फेनेस्ट्रा भी नजर आ रही है, ऐसा है कि नहीं, फेनेस्ट्रा है, लेकिन इसके एंड पे आप लोग देखें तो कोई टीथ वगैरह नहीं है। तो देखें, अ स्ट्रेट फोर्सेप बाइलेटरली कर्व्ड, फेनेस्ट्रेटेड एंड नॉन ट्रोमेटाइजिंग, दैट इज कॉल्ड बेबकॉक फोर्सेप। ये क्या है, बेबकॉक फोर्सेप है। ठीक है जी। तो इस फोर्सेप को हम कहते हैं बेबकॉक फोर्सेप। इसके अंदर आप लोगों ने देखा है कि इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो कौन कौन से हैं। अब मैंने नाम बताया, ये है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड विच फोर्सेप, बेबकॉक फोर्सेप। मैंने आप लोगों को आसान किया है, मैं कल बैठ के इसकी नोट्स बना रहा था ताकि आप लोग घर जाए बस इंस्ट्रूमेंट देख और आप लोग को PDF डायरेक्ट मिले, ताकि आप लोग बार बार ना लेके इसको बार बार पढ़े और इसको याद करें। ठीक है। तो बेबकॉक फोर्सेप, इसकी यूज क्या है, होल्ड अपेंडिक्स ड्यूरिंग अपेंडेक्टोमी, अपेंडेक्टोमी के दौरान अपेंडिक्स को होल्ड करने के लिए। कभी कभार वैसे सर्जरी में थोड़ा सा काम किया है तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टिप बता रहा हूं कैसे इसको हम अपेंडेक्टोमी के दौरान जब यूज करते हैं ना इस इंस्ट्रूमेंट को, तो आपसे सर पूछेगा इसके ये फेनेस्ट्रेशन का फायदा क्या है, ये दोनों साइड पे ये फेनेस्ट्रेटेड क्यों है। नंबर 1, जब भी किसी चीज के अंदर हॉलो कैविटीज होती है, क्या होती है, हॉलो कैविटी, तो उस चीज की वजन को हल्का करेगी कि ज्यादा, हल्का। हमारी फ्रंटल बोन में साइनस है, मैक्सिलरी बोन में साइनस है, ईयर फील्ड कैविटी है ना, उस वजह से हमें अपनी हड्डी का वजन महसूस हो नहीं होता। तो इस फेनेस्ट्रेशन का मतलब यह है कि बिकॉज ऑफ दिस फेनेस्ट्रेशन इट मेक द वेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मोर और लेस। तो लाइट वेट की वजह से जब हम पकड़ते हैं तो हमें इसका वेट महसूस नहीं होता। नंबर 1, ठीक है। तो इट मेक द इंस्ट्रूमेंट वेट लाइट, दिस फेनेस्ट्रेशन। दूसरी बात, मैंने इसके अंदर एक टिश्यू पकड़ी है, मिसाल के तौर पे मैंने एक टिश्यू पकड़ी है और उस टिश्यू के अंदर स्वेलिंग है, स्वलन टिश्यू है, तो उसके अंदर स्वलन टिश्यू जो है वो बल्कि होता है कि नहीं। अगर बल्कि टिश्यू इसके अंदर आती है तो फिर उस टिश्यू के अंदर निक्रोसिस के चांसेस, इस्कीमिया के चांसेस है, तो उसका कुछ पार्ट जो ज्यादा बल्कि है वो इस फेनेस्ट्रा के जरिए बाहर भी आ सकती है ना, इसलिए इट प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्पेस टू एस्केप द बल्कि टिश्यू। इसका मतलब यह है कि बल्कि टिश्यू को एक रास्ता प्रोवाइड करना कि वो इसके जरिए बाहर निकले, इसलिए फेनेस्ट्रेशन का होना जरूरी होता है। अब समझ गए कि नहीं। तो सिर्फ फोर्सेप नहीं देखना, इसके फीचर पता होना चाहिए, इसके बारे में कुछ ट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है जी। और जितना इसके अंदर हम लॉक सिस्टम है कि नहीं, जितना सिस्टम आप ज्यादा लॉक करेंगे उतना जो है ना टाइट होगी, उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है जी। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट, अब देखिए इसकी आल्सो टू होल्ड स्टमक और इंटेस्टाइन, वो भी बल्कि है। तो इंटेस्टाइन इज ए ल्यूमिनल स्ट्रक्चर, स्टमक इज ए ल्यूमिनल स्ट्रक्चर, सॉफ्ट टिश्यूज है, और इट इज आल्सो होल्ड डेलिकेट विसरल ऑर्गन। ठीक है। कोई भी ऐसी ऑर्गन जो डेलिकेट है, स्वलन है, और हम चाहते कि उसको ट्रोमा ना हो, हम बेबकॉक फोर्सेप यूज करते। फीमेल के अंदर सल्फेंजेक्टोमी में यूज होता है, किसमें, व्हाट इज सल्फेंजेक्टोमी, रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद इसकी नोट में क्या लिखा है, बाइलेटरली फेनेस्ट्रेटेड एंड नॉन ट्रोमेटाइजिंग फोर्सेप। ठीक है जी। स्ट्रेट फोर्सेप है, लॉक सिस्टम है, बाइलेटरली कर्व्ड है, फेनेस्ट्रेटेड है, बट नॉन ट्रोमेटाइजिंग है। अगर आप लोग इतना पढ़ेंगे, सर को पता चलेगा तो पूरा फोर्सेप जानता है। ठीक है ना। इफ यू नो दिस मच दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है। इससे हट के आप लोगों ने कुछ भी नहीं याद रखना, जो बेसिक चीजें हैं उनको आप लोगों ने फोकस करनी है। ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है अब आता है ये वाला, ये भी NRE 2 के अंदर बहुत बहुत कॉमन आता है, इसको OPA कहते हैं, ओरोफेरिंजियल एयरवे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये प्रैक्टिकली देखिए कि नहीं, ये बहुत यूजुअली यूज होता है, उसका नाम क्या है, शाबाश बताएं, OPA, ओरोफेरिंजियल एयरवे। अगर एक पेशेंट कोमाटोज है, अनकॉन्शियस है, तो ड्यूरिंग अनकॉन्शियसनेस रिफ्लेक्सेस तो काम नहीं करते, तो फिर टंग की बैकवर्ड मूवमेंट हो सकती है कि नहीं, और टंग जब बैकवर्ड जाए तो उससे एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो कोमाटोज पेशेंट में, अनकॉन्शियस पेशेंट में, एनेस्थेटाइज्ड पेशेंट में
हम ये यूज करते हैं ताकि टंग की बैकवर्ड मूवमेंट को प्रिवेंट करे और ये एयरवे प्रोटेक्ट करती है। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं ओरोफेरिंजियल एयरवे। क्या कहते हैं? ओरोफेरिंजियल। ये वहां पे पढ़ा था और मुझे आज भी याद है, आज से 5 साल पहले जब हमने एग्जाम दिया था, हम ये आया था और ग्रुप में बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। ये तो जब बाद में हमने पढ़ाना शुरू किया, लोगों के साथ इंटरेक्शन, क्योंकि जैसे आप लोग हैं इतनी क्लिनिकल एक्सपोजर भी नहीं है, अभी आप लोग बिल्कुल न्यूली ग्रेजुएट हुए हैं, तो इसी तरह हम भी थे, तो हमें ये उस टाइम पे बहुत न्यू चीजें थी कि यार ये क्या है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि यार सर लोगों ने कोई आउट चीज पूछी है। जब हॉस्पिटल में गए तो हर आए दिन जो है ना इसका इस्तेमाल होता था। ठीक है ना, तो ये बहुत कॉमन है और ये सीजर के पेशेंट में टंग बाइटिंग को प्रिवेंट करने के लिए भी रखते हैं। कभी कभार सीजर पेशेंट आती है, एपिलेप्सी के मरीज होते हैं, उसमें क्या होती है? टंग बाइटिंग। तो टंग बाइटिंग को प्रिवेंट करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका अगर नाम आ जाए ओरोफेरिंजियल एयरवे, जिसको गार्डल एयरवे कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्डल एयरवे। इसका दूसरा नाम भी पूछते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है? गार्डल एयरवे। अब और से सुने, ओरोफेरिंजियल एयरवे इज आल्सो नोन एज गार्डल एयरवे। ये दूसरा नाम ज्यादा लोगों को नहीं पता होता, तो इसको हम ग्यूडल एयरवे, गार्डल एयरवे, ये दोनों नाम इसको कहते हैं। बट ओरोफेरिंजियल बताए, गार्डल बताए, दोनों ठीक है। बट अगर वहां पे ये इंस्ट्रूमेंट पड़ी है और आपको जस्ट पेज पकड़ाते हैं कि नेम द इंस्ट्रूमेंट एंड 3 यूजेस बताए या 2 यूज बताए, तो अच्छा स्टूडेंट वो है कि वो नाम में लेके ओरोफेरिंजियल एयरवे और ब्रैकेट में गार्डल एयरवे लेके, इससे आपकी मार्क्स बढ़ेंगे। सर को पता होगा कि आपको 2 नाम पता है। ठीक है जी, इसके यूजेस अनकॉन्शियसनेस एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में, एनेस्थेटाइज पेशेंट में टू कीप द एयरवे ओपन। ठीक है, और सीपीआर वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभार जब पेशेंट ऐसे स्टोल में होता है, उसको हम बीएलएस दे रहे होते हैं, तो उनकी सांस खुद तक नहीं आ रही होती है, तो हम जब कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करते हैं, उस दौरान पेशेंट को प्रॉपर सांस तक नहीं आ रही होती, तो उसको एयरवे ब्लॉकेज के चांस होते हैं, तो हम क्या करते हैं? सीपीआर के दौरान भी इसको पास करते हैं टू कीप द एयरवे ओपन। ठीक है जी, और हम ये एनेस्थेटाइज पेशेंट को, ठीक है, लेकिन मेन काम और एपिलेप्सी पेशेंट को टंग बाइट प्रिवेंट करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। इनकी डिफरेंट साइजेस होती है। क्या होती है? साइजेस। बच्चों में छोटी साइज का होता है, बड़ों में बड़ी साइज का होता है। ठीक है जी, फिर इसकी कंट्राइंडिकेशन क्या है, कहां पे नहीं दे सकते? पेशेंट विद कॉन्शियस एंड इंटेक्ट गैग रिफ्लेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जिस मरीज का गैग रिफ्लेक्स काम कर रहा हो और आप इसको अंदर करेंगे, वो कफ करेगा। ठीक है ना, ऐसा है कि नहीं? तो जिसका गैग रिफ्लेक्स इंटैक्ट है और मरीज कॉन्शियस है, आप ओरोफेरिंजियल एयरवे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये इसका बड़ा कंट्राइंडिकेशन है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। और फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, फॉरेन बॉडी गई होती है, अगर आप ये करेंगे तो ये जगह खोलता है, जगह खोलने से फॉरेन बॉडी और नीचे चली जाती है। ठीक है जी, हाँ जी। ओके, गुड क्वेश्चन। एक पेशेंट है, उसको फिट से, ठीक है, अब जनरलाइज सीजर है, इसको ग्रैंड माल फिटेड सीजर कहते हैं, जिसमें सलाइवा भी आ रही है। हम देखेंगे जो पेशेंट का स्टेटस है, अब फिट्स तो कंट्रोल करेंगे, बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज एयरवे। हमने एयरवे को देखना है। एयरवे आप मैनेज नहीं करेंगे, फिट्स आप कंट्रोल करेंगे, इट विल टेक टाइम। और फिट्स कोई कंडीशनल चीज नहीं है कि आप मेडिसिन देते बंदा ठीक हो, तो पहली प्रायोरिटी हम एयरवे को देंगे। लेकिन अब फ्रोदिंग जो हो रही है पेशेंट से, या सलाइवा की ड्रूबलिंग हो रही है, हम उसको नहीं देखते। मेन चीज यह है कि पेशेंट की रिस्पायरेशन कैसी है। अगर वो डिस्ट्रेस की तरफ जा रहे, कभी कभार पेशेंट की फिट्स में या तो टंग बाहर आती है या टंग अंदर जाती है, लेकिन जब टंग अंदर जाएगी, फ्रोदिंग हो रही है, यू हैव टू कीप द एयरवे पैटर्न फर्स्ट। एयरवे को सिक्योर करेंगे, इसके बाद हम पेशेंट को आईवी एंटी एपिलेप्टिक देते हैं। बट जितना एंटी एपिलेप्टिक टाइम पे देंगे, जितना फिट्स की टेंडेंसी कम होगी, तो मतलब फ्रोदिंग भी कम होगी और एयरवे भी पैटर्न रहेगी। बट फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, जो बेसिक रूल है, वो हम एयरवे को देते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश, वेरी गुड। ये वाला फोर्सेप भी बहुत इंपोर्टेंट है, इस फोर्सेप को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। स्ट्रेट फोर्सेप है कि नहीं? हाँ, स्ट्रेट फोर्सेप है, ठीक है, वेरी गुड। और एंड पे कर्व है, ये कर्व है लेकिन इसमें फेनेस्ट्रेशन नहीं है। अगर आप इसके एंड पे देखते हैं जहां पे, तो इसके अंदर टीथ नजर आ रहे कि नहीं? ये टीथ नजर आ रहे। इट इज अ स्ट्रेट फोर्सेप हैविंग लॉक सिस्टम, bilaterally curved and having teeth at the end। ये ट्रोमाटाइजिंग टाइप है। क्या है? ट्रोमाटाइजिंग। अब ये जो फोर्सेप आ जाए तो इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एलिस फोर्सेप। क्या है? एलिस फोर्सेप। ठीक है जी, ये जो एलिस फोर्सेप होता है, एलिस फोर्सेप, ये स्ट्रेट फोर्सेप है। क्या है? स्ट्रेट फोर्सेप। और हैविंग, इसके अंदर क्या है? फॉर एग्जांपल हैविंग टीथ ऑन द एंड, इसके एंड पे क्या है? टीथ है और नॉन फेनेस्ट्रेटेड है। इसके अंदर फेनेस्ट्रा
नहीं है। अब मिसाल के तौर पे मेरे ख्याल में एक नहीं, एक मिनट, तो इसमें हमने दो चीजें देखनी है। जो एलिस फोर्सेप होता है, इधर देखे इसके एंड पे टीथ है कि नहीं। अब देखे इसके एंड पे क्या है, टीथ। ये इंस्ट्रूमेंट क्लास के बाद आप लोग देख लेना, ठीक है ना, कि कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ आपने प्रैक्टिकली देखना है, दैट विल बी वेरी इजी। इन दोनों को थोड़ा सा मैं कंपेयर करता हूं। दोनों देखें स्ट्रेट फोर्सेप है कि नहीं। ये दोनों क्या है, स्ट्रेट फोर्सेप है। दोनों के अंदर कौन सा सिस्टम है, लॉक सिस्टम है। लेकिन इन दोनों में फर्क ये है कि ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये एंड पे ये भी कर्व्ड है और ये भी कर्व्ड है, ऐसा है कि नहीं। लेकिन इसमें देखे इसमें होल है कि नहीं, दैट इज फेनेस्ट्रेटेड, और ये नॉन फेनेस्ट्रेटेड। इसके अंदर एंड पे देखे ये मतलब ये है दांत की तरह ये टीथ बने हैं। ये ट्रोमाटाइजिंग टाइप है और ये नॉन ट्रोमाटाइजिंग है। अब समझ गए कि नहीं। तो दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों स्ट्रेट है, दोनों लॉक सिस्टम के अंदर हैं, दोनों कर्व है, बट एक ट्रोमाटाइजिंग है और एक नॉन ट्रोमाटाइजिंग है, एक फेनेस्ट्रेटेड है और एक नॉन फेनेस्ट्रेटेड है। दैट इज एलिस फोर्सेप। क्या है, एलिस। कभी कभार यहाँ पे टीथ नजर आते हैं लेकिन एक होता है, कितना होता है, एक। लेकिन एक है कि एक से ज्यादा है, हाँ एक से ज्यादा है, 3 से 4 होते हैं, तो ये एलिस है। कभी कभार एक होता है या कभी कभार इसमें दो, बट मेनली एक होता है, वो कूचर फोर्सेप होता है। फिर कौन सा, कूचर फोर्सेप, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो ये वाला जो फोर्सेप है जो अभी बताया है, दैट इज कॉल्ड एलिस फोर्सेप। कौन सा, एलिस फोर्सेप। ये हम यूज करते हैं टू ग्रैस्प हैवी टिश्यू, ठीक है। जो टिश्यू हैवी है उसको हम पकड़ने के लिए, ताकि मतलब ये है जो हैवी टिश्यू है, बहुत भारी टिश्यू है, उसको ज्यादा जो है ना हम क्या कर सके, होल्ड कर सके, ठीक है जी। ये जो ट्रोमाटाइजिंग नॉन ट्रोमाटाइजिंग का कंसेप्ट होता है, ये बल्कि सॉफ्ट टिश्यू में यूज होता है, ठीक है जी। उसमें हम टीथ वाला कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे। और यूज टू ग्रैस्प टिश्यू लाइक ब्रेस्ट एंड बाउल, ये फैटी टिश्यूज होते हैं, बल्कि टिश्यू होते हैं, हैवी टिश्यूज होते हैं, उनको पकड़ने के लिए हम एलिस फोर्सेप यूज करते हैं। कौन सा, एलिस। उसको माइंड में रखते हुए इस फोर्सेप की तरफ आते हैं। और से सुने, ये जो फोर्सेप है स्ट्रेट है कि नहीं है, वेरी गुड। अब स्ट्रेट है लेकिन इसके एंड पे देखे एक टीथ नजर आ रही है कि नहीं, ये सिंगल टूथ है। बट इसकी अंदर वाले साइड को देखे, ये वाला, ये जो साइड है ये बिल्कुल क्लीन है, साफ है कि नहीं। लेकिन इस फोर्सेप का अंदर देखे सेरेशन है, क्या है, सेरेशन है। ये सेरेशन नजर आ रही है कि नहीं, ये टीथ नहीं है, इनको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइनिंग, और इसको सेरेशन कहा जाता है। क्या चीज, सेरेशन। नाउ दिस स्ट्रेट फोर्सेप आर कर्व्ड, स्ट्रेट, बाइलेटरली सेरेटेड, क्या है, बाइलेटरली सेरेटेड, हैविंग सिंगल टूथ ऑन द एंड, सिंगल टूथ ऑन द एंड, दैट इज कूचर फोर्सेप। ये क्या है, कुछ लोग इसको कूचर फोर्सेप कहते हैं, कुछ कॉकर फोर्सेप कहते हैं, दोनों यूज होते हैं, दोनों वर्ड एक्सेप्टेबल है। अगर आप लोग इसको कहते हैं कि दैट इज कॉल्ड कॉकर फोर्सेप, ये क्या है, कॉकर फोर्सेप या कूचर फोर्सेप। देखें, होल्ड सुपीरियर थायराइड वेसल इन केस ऑफ थायराइडेक्टोमी, टू होल्ड ब्लड वेसल एंड होल्ड रिप ड्यूरिंग रिप रिसेक्शन, ये हम इसमें यूज करते हैं। इनके कम से कम 3 यूजेस आने चाहिए, ठीक है। लेकिन पहले बात यह है वही कि हमने पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये चीज क्या है, इंस्ट्रूमेंट का नाम पता हो, ठीक है। अब ये हमने पढ़ा है, दैट इज क्यूस्कोस स्पेकुलम। ये क्या है, क्यूस्कोस स्पेकुलम। पेप्समेयर याद है कि नहीं, उसमें हमने डिस्कस किया था। अब अगर इसको देखते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ऐसा है कि नहीं है, हाँ जी। ये इंस्ट्रूमेंट अगर आप लोग देखते हैं तो एग्जैक्टली लाइक दिस, ये बिल्कुल ऐसा ही है। सो दैट इज कॉल्ड क्यूस्कोस स्पेकुलम। ये क्या है, क्यूस्कोस स्पेकुलम। इसको हम वेजाइनल स्पेकुलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेजाइनल। बट वेजाइनल स्पेकुलम तो कई अकसाम के हैं, उसके अंदर स्पेशली दिस वन इज क्यूस्कोस स्पेकुलम। अब हम जब ये यूज करते हैं, और से सुने, लाइक वेजाइनल कैनाल लाइक दिस, ठीक है। अगर आपने इसको वेजाइना में इंसर्ट करना है तो आप ए से नहीं जा सकते, ठीक है जी, हम इसको ए से करते हैं। और ये हम ब्लेड जो होते हैं इसके क्या होने चाहिए, क्लोज। व्हेन द क्लोज ब्लेड गोज इनटू वेजाइना, तो हम वेजाइना के अंदर इसको फिर ओपन करते हैं। एंड व्हेन वी ओपन इट देन वी कैन विजुअलाइज द सर्विक्स। हम किसको देखना चाहते हैं, सर्विक्स। तो इस स्पेकुलम के जरिए एक तो हम सर्विक्स को देख सकते हैं, इस स्पेकुलम के जरिए हम सर्विक्स से बायोप्सी ले सकते हैं, इस स्पेकुलम के जरिए हम पेप्समेयर परफॉर्म कर सकते हैं। और इवन कुछ फीमेल में इस स्पेकुलम का इस्तेमाल करके थ्रू दिस स्पेकुलम सम फीमेल में द डॉक्टर इंसर्ट IUCD, क्या रखते हैं, IUCD के मतलब इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, क्योंकि ये स्पेकुलम हमें रास्ता बताती है वेयर टू पुट दैट IUCD। ये तो सर्विक्स तक जाती है और सर्विक्स के ऊपर क्या है, यूट्रस है। सो दिस वन इज कॉल्ड क्यूस्कोस वेजाइनल स्पेकुलम, ठीक है जी, याद रखिए। इन द गायनी
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब देखें यहाँ पे इसकी जो मैंने आप लोगों को पॉइंट्स लिखे हैं क्विकली इसको देखते हैं। नाउ दिस इज द नेम ऑफ स्पेकुलम, क्यूस्कोस स्पेकुलम। ये CUSCOS है, एल इसमें नहीं है, ठीक है जी, CUSCOS क्यूस्कोस स्पेकुलम। ये यूज क्या है, प्लीज शाबाश, इंट्रोड्यूसिंग IUCD के यूज होता है, टेकिंग पैप स्मेयर एंड कोल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन थ्रू विच वी कैन सी द सर्विक्स, दैट इज कोल्पोस्कोपी। क्या है, कोल्पो। तो हम बायोप्सी भी ले सकते हैं, सर्विसाइटिस भी देख सकते हैं, डिफरेंट लीजन इसके जरिए हम देख सकते हैं, ठीक है जी। फिर इसके बाद नोट क्या है, इट इज अ सेल्फ रिटेनिंग बाईवाल्व स्पेकुलम। इसके अंदर एक ब्लेड है कि दो, ये बाईवाल्व है, क्या है, बाईवाल्व है। और इसको हम यहां से फिक्स करते हैं, तो अगर आप इसको छोड़ेंगे भी तो ये खुद पड़ा रहेगा। ये सेल्फ रिटेनिंग है, क्या है, सेल्फ रिटेनिंग है, ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं दिस वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन सी सीजर है, शाबाश, एफिजियोटमी सीजर। NRE2 के अंदर गायनी में 4 दफा रिपीट हुआ है। NRE2 के अंदर गायनी में कभी कभार केस भी नहीं होता, हिस्ट्री भी नहीं होती, वो इंस्ट्रूमेंट बताते हैं कि बताइए क्या है, दैट इज एफिजियोटमी सीजर। ये क्या है, एफिजियोटमी। अब सवाल ये है, एफिजियोटमी सीजर का नाम लेके इज नॉट इनफ टू पास द गायनी स्टेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। You people must know something special, how this Caesar is used, for which purpose is used and when to use। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये बात समझ रहे कि नहीं, नेम द सीजर, how to use, when to use and where to use, these are the points you must know regarding एफिजियोटमी सीजर। अब देखें, मैं आप लोगों को थोड़ा सा माइंड बनाता हूँ पहले कि इसका मतलब क्या है। अगर एक बच्चा है उसकी बर्थ होती है, और से सुने, अगर ये चीज आप लोगों ने माइंड में रख लिया देन इट विल बी मेक इट वेरी इजियर, ठीक है जी। अ बेबी हु इज गोइंग टू बॉर्न, ठीक है जी, और उसका जो हेड पार्ट है जब वो बाहर थोड़ा सा आ जाता है, व्हेन द गायनेकोलॉजिस्ट सी द हेड पार्ट ऑफ द बेबी दैट इज कमिंग आउट, दैट इज कॉल्ड क्राउनिंग। क्या कहते हैं, क्राउनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। क्राउनिंग से मुराद होता है कि यू सी द हेड फ्रॉम द आउटसाइड। नाउ बर्थ के नाल से जब सर बाहर आता है बच्चे का, उस टाइम पे पेरिनियम बिकम बल्ज। क्या हो जाता है, बल्ज। पेरिनियम इज द स्पेस, अ डायमंड शेप स्पेस बिटवीन वजाइना एंड एनस, ठीक है जी, ये पेरिनियम होता है। तो जब बच्चा बाहर आता है तो अराउंड द विजाइना और पेरिनियम जो स्किन है वो अंदर जाएगी कि बाहर की तरफ, बाहर, क्योंकि बच्चा तो जोर लगा रहे हैं, इसको कहते हैं पेरिनियल बल्ज। क्या कहते हैं, पेरिनियल बल्ज। और जब एक मेम्ब्रेन बाहर आती है ना, इट इज मोर विजिबल, क्या हो जाती है, विजिबल। और जब बच्चा बाहर आ रहा होता है उस टाइम पे यूट्राइन कंट्रैक्शन पीक पे होती है। क्या होती है, यूट्राइन कंट्रैक्शन पीक। तो व्हेन यूट्राइन कंट्रैक्शन एट पीक and the baby head is coming out, crowning is going to occur and perineum bulge is prominent, then this is the time we have to go for episiotomy। इसमें हम क्या करते हैं, एपिजियोटमी करते हैं। अब क्यों करते हैं, बच्चा है उसका साइज क्या है, ज्यादा है। अब क्राउनिंग के अंदर उसका काफी टाइम हुआ है, कार्ड प्रोलैप्स हो सकता है, ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी हो सकती है। अब बच्चा है वो बड़ा है, मैक्रोसोमिक है, वो बाहर नहीं आ रहा, तो हमें कट लगानी है टू मेक द बर्थ कैनाल वाइडर। क्या करेंगे, बर्थ कैनाल वाइड करने के लिए कट लगाएंगे ताकि बच्चे का डिलीवरी आसानी के साथ हो जाए। उस छोटे से कट को, माइनर प्रोसीजर को, जिससे हम बर्थ कैनाल को वाइड करके बच्चे की डिलीवरी को असेस करते हैं, इसको एफिजियोटमी कहते हैं। क्या कहते हैं, एफिजियोटमी। मेरी बात समझ रहे। तो एक तो एफिजियोटमी तब करते हैं जब मैक्रोसोमिक कंडीशन हो, क्या हो, मैक्रोसोमिक। नंबर 2, एफिजियोटमी तब करते हैं जब रेजिड पेरिनियम हो। कुछ फीमेल ऐसी होती है जिसका पेरिनियल बल्ज इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, तो वो स्पेस क्रिएट नहीं होती, इसको कहते हैं पेरिनियल रेजिडिटी। क्या कहते हैं, पेरिनियल। स्किन रेजिड होती है, उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती, उसमें भी हम बल्ज मतलब कट देते हैं ताकि हम क्या कर सके, जगह को वाइडर बनाए, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट पॉइंट, सेपेलो डिस्प्रोपोर्शनलिटी। बच्चे का हेड तो आया है बट शोल्डर स्टक हो जाते हैं। शोल्डर डिस्टोशिया का नाम सुना है कि नहीं, उसके अंदर भी जनाब हम कट लगाते हैं। तो ये सारे के सारे इंडिकेशन है। क्या है, इंडिकेशन। अब और से सुने, कट लगाते कैसे है, ये मैटर करता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वजाइना है, देखे अब और से सुनेंगे तो दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। दिस इज दी बर्थ कैनाल, ठीक है जी। और जो बच्चा है उसका हेड नजर आ रहा है, तो हम ये सीजर लेके डायरेक्ट कट ऐसे नहीं लगाते। हम क्या करेंगे, ये जो एक हाथ है, एक हाथ, ये हम बच्चे का सर, अब ये बच्चे का सर है, बच्चे के सर और वेजाइनल कैनाल के दरमियान डालेंगे ताकि बच्चे का हेड सिक्योर करे। क्या सिक्योर करे, हेड। तो जो आप मतलब हाथ डालते हैं, अब इस साइड पे बच्चे का सर आ गया और ये वेजाइनल कैनाल है, थोड़ा सा उस कैनाल को, स्किन को बाहर पुश करते हैं, तो फिर आप स्पेस क्रिएट कर रहे हैं।
स्पेस क्रिएट करने के बाद दूसरे हाथ से आपने इस सीजर को लेके अपने हाथ और वेजाइनल म्यूकोजा को क्या करना है, काटना होता है। ठीक है जी। अब अगर मिसाल के तौर पे वेजाइना के बिल्कुल सामने आप कट लगाएंगे और सीधा जाएंगे तो एनस की तरफ जाएगी। कहां पे, एनस। इसको मीडियन इंसिजन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीडियन। और सुने, अब दिस इज वेजाइना एंड दैट इज द एनल कैनाल। ठीक है जी। नाउ इफ यू गिव द कट हियर एंड यू गो लाइक दिस, दैट इज कॉल्ड अ मीडियन इंसिजन। एंड इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, व्हिच इंसिजन, मीडियन। सारे बोले कौन सा, एंड कट इज गिवन हियर एंड यू गो लाइक दिस, दैट इज मीडियो lateral, mediolateral. Now this one is शाबाश, medial, median incision। कौन सी, median। Now mediolateral, again mediolateral। अगर आप इधर कट लगा के ऐसे जाएंगे, इसको mediolateral 5 o'clock कहते हैं। क्या कहते हैं, mediolateral 5 o'clock। अगर आप इधर लगाएंगे ऐसे जाएंगे, mediolateral 7 o'clock लगाते हैं। तो मीडियोलैटरल इंसिजन इन एपिज़ियोटमी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल। याद रखें कि अगर आपसे मैम ये पूछे कि द मोस्ट कॉमन इंसिजन फॉर एपिज़ियोटमी, मीडियोलैटरल, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम जे शेप भी लगा सकते हैं, मीडियन भी लगा सकते हैं, बट मीडियन लगाने के फायदे हैं। फायदे ये हैं कि जो मीडियन इंसिजन है इजी टू हील, जल्दी ठीक होता है। मीडियन इंसिजन मिनिमल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के चांसेस कम होते हैं। तो सवाल यह है कि क्यों नहीं लगाते, इसीलिए कि एनल स्फिंक्टर को डैमेज कर सकती है। किस चीज को, एनल स्फिंक्टर, विच लेटर काज फीकल इनकॉन्टिनेंस। क्या करा सकती है, फीकल इनकॉन्टिनेंस। और आप लोगों को पता है पुडेंडल नर्व, कौन सी, पुडेंडल नर्व डैमेज होने से फीकल और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की चक्कर की वजह से मीडियन इंसिजन को प्रेफर नहीं किया जाता। समझ रहे क्या नहीं, दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द एपिज़ियोटमी। ये जो इसका हेड है ना, ये वाला, ये नॉन ट्रॉमेटाइजिंग टाइप होता है, ये अंदर जाता है और दूसरा बाहर रहता है और वेजाइना को कट लगाई जाती है। ठीक है जी। इसमें एक सवाल आता है, विच लेयर टू कट ड्यूरिंग एपिज़ियोटमी, कि आपने कौन कौन से लेयर को काटना है ताकि हम एपिज़ियोटमी करें। ये वाइवा क्वेश्चन है, वो भी मैंने पीडीएफ में लिखा है कि सबसे नंबर 1, अगर हम इनर से किधर जाएंगे, आउटर, अंदर से बाहर आएंगे, तो सबसे पहला हम वेजाइनल म्यूकोजा को काटते हैं। किस चीज को, वेजाइनल म्यूकोजा। इसको पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल भी कहते हैं। फिर इसके बाद हम पेरिनियल मसल पे आते हैं। फिर इसके अंदर जो वेसल होते हैं वो भी छोटे छोटे कट जाते हैं। ब्लीडिंग तो हो गया ना, प्रोसीजर है, तो पुडेंडल वेसल्स होते हैं। फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू और फिर स्किन की तरफ आते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल भी कट जाता है। कौन सा, ट्रांसवर्स पेरिनियल। अभी बता रहा हूं कैसे है। फिर एक सवाल आता है, एपिज़ियोटमी की जो इंसिजन है, इसको जब हम सूचर करेंगे तो कितने करेंगे। सूचर हम 2 जगहों पे करते हैं। वेजाइनल म्यूकोजा शुड बी सूचर फर्स्ट। कौन सी, वेजाइनल म्यूकोजा शुड बी सूचर फर्स्ट। फिर इसके बाद स्किन को सूचर करते हैं। ठीक है जी। और सूचर की हीलिंग टाइम स्टैंडर्ड होते हैं 3 वीक्स। कितना, 3 वीक्स के बाद वो सूचर खत्म हो जाती है। सूचर शुड बी अप्लाइड एब्जॉर्बेबल, शुड नॉट रिमूव द स्टिचेस। वो अंदर अंदर क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। अब समझ गए कि नहीं, दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द बेसिक क्लू एंड द बेसिक स्टैंडर्ड नॉलेज अगेंस्ट एपिज़ियोटमी। क्या आप लोग को इतना पता होना चाहिए। इसके बाद जो पेशेंट होती है जिसको एपिज़ियोटमी कराई जाती है, 3 से 4 हफ्ते तक उनको वजन नहीं उठाना चाहिए। 3 से 4 हफ्ते तक उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, वरना ये जगह दोबारा ब्लीड कर सकती है। ठीक है जी। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द एपिज़ियोटमी। क्लियर हो गया भाई। अब देखें, इसमें देखें मैंने क्या लिखा है, शाबाश गौर से सुने, सारे पढ़े। इट इज अ प्लेन्ड सर्जिकल इंसिजन ऑन द पेरिनियम एंड पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल इन द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर नियर द क्राउनिंग। और जब बच्चे का हेड बाहर आता है, इट्स मीन कि ये बच्चे की पैदाइश का टाइम है। इसको स्टेज 2 लेबर कहते हैं। बताया था कि नहीं कि बर्थ ऑफ द बेबी के स्टेज में होता है, स्टेज 2 में होता है। वेरी गुड। कब करते हैं, हाँ, पेरिनियम को काटते हैं। एपिज़ियोटमी को पेरिनियोटोमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिनियोटोमी। किसमें हम पेरिनियम को काटते हैं, तो पेरिनियोटोमी इज आल्सो नोन एज एपिज़ियोटमी। ओके, क्विकली सी शाबाश। बिग बेबीज, हाँ जी, मैक्रोसोमिया, रेजिड पेरिनियम, ब्रीच प्रेजेंटेशन, फोर्सेप डिलीवरी, इन सब के अंदर हम क्या करते हैं, एपिज़ियोटमी करते हैं। बच्चा जब उसका हेड आता है ना, और से सुने, तो गायनेकोलॉजिस्ट क्या करती है, ये वाला फोर्सेप इस्तेमाल करती है, ये। ठीक है ना, इस फोर्सेप हम यूज करते हैं मिसाल के तौर पे, दिस फोर्सेप इज यूज बाय, ये इस तरह होती है, अनलॉक होती है। क्या होती है, अनलॉक। अब ये जो फोर्सेप है इसमें लॉक सिस्टम होता है। अब ये फोर्सेप जब गायनेकोलॉजिस्ट यूज करती है मिसाल के तौर पे ऐसे, अब कभी कभार क्या होता है, हम वेजाइनल
ये वेजाइनल म्यूकोजा है और ये बच्चे का सर है, तो अपना हाथ अंदर करते हैं ताकि बच्चे का सर को सिक्योर करे। फिर उस हाथ की जगह पे ये फोर्सेप ऐसे रखते हैं, ठीक है जी, और ये फोर्सेप फिर असिस्टेड नर्स को पकड़ाते कि पकड़े। दूसरा साइड पे फिर गायनेकोलॉजी दूसरा साइड करती है ना। अब इस फोर्सेप के बीच में से बच्चे का क्या गया, सर आ गया, हेड आ गया, और फिर इसी दौरान हम इस फोर्सेप को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। तो जब लॉक करेंगे, मिसाल के तौर पे ये लॉक होगा, ऐसे बनेगा लॉक के, तो सर बीच में आ गया, तो फिर इस फोर्सेप के जरिए हम सर को बाहर निकालने को, वंस द बेबी हेड इज कम देन फोर्सेप शुड बी डी लॉक। पूरा बच्चा नहीं निकालेंगे, क्योंकि हेड डिलीवरी या हेड असिस्टेड फोर्सेप डिलीवरी में सिर्फ इसको कहते हैं रेगुले आउटलेट फोर्सेप। क्या कहते हैं, रेगुले आउटलेट। इसलिए है कि जब बाहर बच्चे का सर पड़ा होता है बट कहीं पे स्टक है, तो ये फोर्सेप बार बार यूज होता है कि बच्चे को निकाल सके, तो इसका नाम है रेगुले आउटलेट फोर्सेप। समझ रहे कि नहीं, असिस्टेड डिलीवरी में यूज होता है। लेकिन अब आप इस डिलीवरी के दौरान फोर्सेप यूज करते हैं, बट आप फोर्सेप यूज करने के बावजूद भी बच्चे का सर बाहर ना लेके आए, इट्स मीन या तो बच्चे का मैक्रोसोमिया है या बच्चा कहीं पे स्टक है, तो बर्थ के नाल को वाइडर करना पड़ेगा कि नहीं, उस दौरान में हम एफिजाटमी करते हैं। अब समझ रहे कि नहीं। तो फोर्सेप डिलीवरी में अगर हम कोशिश करें बट स्टिल द बेबी इज नॉट कम आउट, स्टिल वी कैन गो फॉर एफिजाटमी। यार क्लियर हो गया कि नहीं, वेरी इंपोर्टेंट। इसके बाद और से सुने, मेन इंपोर्टेंट वाइवा क्वेश्चन, व्हेन द आइडियल टाइम क्या है to do episiotomy when the perineum is thin, bulging with peak of uterine contraction at the second stage of the labor is the ideal time to give incision in episiotomy। ठीक है जी, वेरी इंपोर्टेंट। टाइप्स क्या है, इncision टाइप मीडियो लेटरल, विच इज द मोस्ट कॉमन। ये आपने पहला बता दिया, पास हो गए। जिसने ये लास्ट में बताया, आगे वाले मीडियल लेटरल जे शेप जो भी आता है, बट ये नहीं बताया, पास नहीं हो सकते। द स्टैंडर्ड इncision nowadays followed, that is mediolateral at 5 o'clock or 7 o'clock, दोनों। It is only to secure the anal canal, एनल कैनाल को सिक्योर करने के लिए, पुडेंडल नर्व को डैमेज करने से प्रिवेंट करने के लिए। मीडियन भी कर सकते हैं, लेटरल भी कर सकते हैं, और जे शेप भी कर, बट मोस्ट कॉमन इज, हाँ जी जी, तो आप कहते हैं उसमें सी सेक्शन, हाँ जी, ओके हाँ मैं समझ गया। अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो पहले तो हम फॉलो अप करेंगे कि मेजॉरिटी बच्चे खुद बहुत चेंज हो जाते हैं, 75%। फिर इसके बाद एक्सटर्नल वर्जन करेंगे। एक्सटर्नल वर्जन करने के बाद जब सिफेलिक होता है तो कभी कभार बच्चे का सर तो नजर आता है लेकिन पूरा सर ऐसे पड़ा होता है, तो यू सी दिस पार्ट बट द पेशेंट इज टिल्ट। जो बच्चा है वो टिल्ट है तो उसकी सिपेलो डिसप्रोपोर्शनलिटी होती है, सर का बॉडी के साथ डिसप्रोपोर्शनलिटी, तो उसका कोई ये वाला पार्ट भी आगे आया होता है। उस स्टेज को हम ब्रीच कहते हैं। एनी प्रेजेंटेशन अदर देन हेड, दैट इज ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो कंप्लीट ब्रीच में तो हम सी सेक्शन करते हैं, क्या करते हैं, सी सेक्शन। बट जब सिपेलो डिसप्रोपोर्शनलिटी होती है, टिल्टिंग, तब इसमें हम ये करते हैं, बट एक्सटर्नल वर्जन के बाद करते हैं। एक्सटर्नल वर्जन इसलिए करते हैं टू मेक द डिलीवरी एनवीडी, वो नॉर्मल पे आ जाए। बट अगर नॉर्मल पे आ गई है बट ड्यूरिंग द मतलब डिसेंट मूवमेंट ऑफ द फीटस, अगर बच्चा कहीं पे जो रोटेट हो गया तो फिर अगर वो स्टक हो गया फिर हम जाके एपिजियोटमी करेंगे। लेकिन एक्सटर्नल वर्जन हैज टू बी अटेम्प्टेड बिफोर दिस प्रोसीजर, ठीक है जी। फिर इसके बाद क्या, ये तो एंड टाइम पे जब बच्चा स्टक हो जाए और एंड टाइम पे कोई और रास्ता ना हो तो हम एपिजियोटमी। एपिजियोटमी शुड नॉट डन इन ऑल डिलीवरी, याद रखें। आजकल ज्यादा गायनेकोलॉजिस्ट हर एक में करती है, बट इट शुड नॉट डन इन ऑल डिलीवरी अनटिल अनलेस देयर इज नो इंडिकेशन, हम एपिजियोटमी नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, एक बच्चा है उसके टांगे बाहर आई हुई, अगर बच्चे का साइज सही है, मिसाल के तौर पर टांगे बाहर है, तो एक तो हम इमरजेंट सी सेक्शन करेंगे। क्या करेंगे, इमरजेंट, दैट इज द फर्स्ट थिंग। क्योंकि अगर टांगे बाहर आई है, स्टिल अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज देयर, तो अगर आप एपिजियोटमी करेंगे तो आप चांस है कि बच्चा जो है मर जाए, क्योंकि वो कंप्रेस हो सकता है। तो बेस्ट आंसर ये है कि इमरजेंट क्या करेंगे, सी सेक्शन करेंगे। अगर वो कहते हैं कि नहीं, हाफ ऑफ द बॉडी बाहर, दोनों टांगे में हाफ ऑफ द बॉडी, देन वी कैन ट्राई थ्रू एपिजियोटमी। एपिजियोटमी करते हैं, बट उस केसेस के अंदर बच्चे के चांसेस है कि वो प्रीमेच्योर हो। क्या हो, प्रीमेच्योर है। जो नॉर्मल बच्चा है वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन के अलावा किसी और प्रेजेंटेशन में यूजुअली उसकी बर्थ नहीं होती है, ठीक है जी।
तो ये इसके पॉइंट्स है जनाब। फिर इसके बाद क्या है, हाँ जी, ये फिजियोटमी समझ गए कि नहीं? फिजियोटमी के अंदर मैंने ये बताया हाँ जी कि लेयर्स टू कट इन फिजियोटमी, कौन कौन से लेयर है जिसको काटना पड़ता है। नंबर 1 वेजाइनल म्यूकोजा, दैट इज फ्रॉम इनर टू आउटर। वेजाइनल म्यूकोजा, ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, प्रूडेंटल वेसल्स, सबक्यूटेनियस एंड स्किन होती है। याद रहेगा कि नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों ने याद रखना है। दीज आर द लेयर टू कट इन एफिजियोटमी इंसिजन। रिपेयर, पहले हम वेजाइनल म्यूकोजा को सूचर करेंगे, बाद में स्किन एंड सबक्यूटेनियस को। आप समझ गए कि नहीं? बट एब्जॉर्बेबल सूचर लगाएंगे। कौन सी? एब्जॉर्बेबल। और एक पॉइंट वाइवा क्वेश्चन कि वेजाइनल म्यूकोजा को जो सूचर लगाते हैं वो इंटरप्टेड है या कंटिन्यूअस सूचर है, ये भी पूछते हैं। वेजाइनल म्यूकोजा शुड बी रिपेयर इन एफिजियोटमी थ्रू इंटरप्टेड सूचर और कंटिन्यूअस सूचर, इसका क्वेश्चन आता है। तो आपका आंसर होना चाहिए इंटरप्टेड। कौन सी? इंटरप्टेड। और से सुने, मिसाल के तौर पे आपने इंसिजन दे दी, एक स्टिच लगाया, नट लगाया, फिर उसको काटा, फिर थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करके फिर इंसिजन लगाया, इसको इंटरप्टेड कहते हैं। बट अगर हम बस लगाते रहे आखिर में कट लगाए तो क्या है? अब कंटिन्यूस क्यों नहीं लगाते? कंटिन्यूस लगाने से वेजाइना के अंदर जो कंप्रेशन इफेक्ट है वो क्या होगी? ज्यादा होगी, जिससे वेजाइनल एट्रोपी हो सकती है। क्या हो सकती है? वेजाइनल। ये अच्छे स्टूडेंट को नहीं पता होता कि जो कंटिन्यूअस सूजर है वेजाइना के अंदर म्यूकोजल एट्रोपी करा सकती है, और वेजाइना बिकम टाइट और फ्लेक्सिबल एंड कंटिन्यूअस सूजर टाइट, क्योंकि मतलब नियर सूचर होंगे तो वेजाइना के अंदर एक टाइटनेस टेंसिटी आएगी, जिससे ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स पेन होती है। फिर उसको बाद में कई सालों तक डेस्पिरोनिया होता है। क्या होता है? डेस्पिरोनिया, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स से प्रिवेंट करने के लिए और वेजाइनल एट्रोपी को प्रिवेंट करने के लिए एफिजियोटमी के अंदर जो वेजाइनल स्टिच होती है वो इंटरप्टेड होती है। क्या होती है? इंटरप्टेड, नॉट कंटिन्यूअस। याद रहेगा कि नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट वन। और इसकी जो सूचर करने के बाद हीलिंग टाइम है वो 3 वीक्स होता है। कितना होता है? 3 वीक्स होता है। ओके, इसके बाद लास्ट टाइम कुछ लोगों के चेस्ट ट्यूब भी आया था। क्या था? चेस्ट ट्यूब आया था कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं कि हम सर चेस्ट ट्यूब, अब लोग क्या आया था? फोली, प्रोक्टोस्कोप। किसी और को? चले जी, जो चीज इधर हम पढ़ाए इसी में ही आएगा, ठीक है ना? आगे पीछे और एक्स्ट्रा चीज नहीं पूछे। हाँ जी, नहीं आया था? ओके, इधर देखिए, इसको इंस्ट्रूमेंट आई नहीं। मैंने कहा एक्सरे इंस्ट्रूमेंट कंसर्न, इसमें कुछ चीजें आगे पीछे चेंज होती है, बट वी हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग, ठीक है जी। चेस्ट ट्यूब पे सवाल, प्लीज बात नहीं ना, चेस्ट ट्यूब पे बात आ जाए तो क्या कहना है? चेस्ट ट्यूब में 90% स्टूडेंट फेल होते हैं, क्योंकि चेस्ट ट्यूब जो है ये इस स्टेज पे सीखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट चेस्ट ट्यूब क्या है, चेस्ट ट्यूब की वाइवा क्वेश्चन क्या है, उस पे मैंने कुछ लिखा है अपने लफ्जों में, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल वंडरफुली वर्क। नंबर 1, अ सर्जिकल चेस्ट ट्यूब को चेस्ट ड्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेस्ट ड्रेन। इट इज सर्जिकल ड्रेन इंसर्टेड थ्रू चेस्ट वॉल एंड एंड टू द प्लूरल स्पेस। बात समझ रहे? इसमें हम क्या करते हैं, हम एक ट्यूब डालते हैं एंड वी रीच एंड टू द प्लूरल स्पेस, ताकि इससे जो प्लूरल स्पेस के अंदर सिक्रीशन है उनको हम बाहर कलेक्ट कर सके। ऐसा है कि नहीं? तो ये हम कब करते हैं? व्हेन देयर इज एक्सेस फ्लूइड इन द स्पेस, प्लूरल इफ्यूजन। किसमें? इफ्यूजन में। व्हेन देयर इज एक्सेस एयर, न्यूमोथोरैक्स में करते हैं। व्हेन देयर इज एक्सेस पस, मतलब एम्पाइमा कहते हैं। व्हेन देयर इज सीरस फ्लूइड, दैट इज हाइड्रोथोरैक्स। व्हेन देयर इज ब्लड, हीमोथोरैक्स। इन सब के अंदर प्लूरल कैविटी से कोई भी चीज को बाहर निकालने के लिए जो ट्यूब हम डालते हैं इन द इंटरकास्टल स्पेस, 5th इंटरकास्टल स्पेस पे, कहां पे? 5th। इसको हम ये सेव ट्राइंगल पे, इसको हम कहते हैं चेस्ट ट्यूब। क्या कहते हैं? चेस्ट ट्यूब। तो ये इसकी इंडिकेशन है। क्या है? इंडिकेशन। और एक और पॉइंट, मरीज लेटा है बेड पे, और से सुने, मरीज लेटा है, चेस्ट ट्यूब डाल दी गई हमने। हाँ जी, चेस्ट ट्यूब डाला है। अब जो पाइप हमने अंदर डाला है उसका एक एंड तो प्लूरल स्पेस में होगा ना, उस पाइप का दूसरा एंड हम ड्रेनेज सिस्टम के साथ लगाते हैं। किसके साथ? फोलेस कैथेटर का एक एंड ब्लैडर में होता है, दूसरा यूरिन बैग के साथ टच होता है। ऐसा है कि नहीं? इसी तरह इसमें पाइप का एक एंड तो प्लूरल कैविटी में है, दूसरा ड्रेनेज सिस्टम के साथ, हम जिसमें हम क्या कहते हैं? ड्रेनेज कलेक्टर जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रेनेज कलेक्टर कहते हैं। अब वो ड्रेनेज कलेक्टर क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लिक्विड भी कलेक्ट करेंगे, एयर भी कलेक्ट करेंगे, डिपेंड अपॉन द पैथोलॉजी। अब सवाल यह है, मरीज लेटा है बेड पे और आपने ड्रेन लगा दिया, और जो ड्रेन में कलेक्शन हो रही, जो पाइप उसको जा रही है, वो आपने मरीज के साथ बेड में रखा है,
तो ड्रेनेज सिस्टम खराब होगा। यस हमें ड्रेनेज डिवाइस ऐसी जगह पे रखनी है जो बिलो द लेवल ऑफ पेशेंट हो, ऐसा है कि नहीं। तो ग्रेविटी का इफेक्ट होगा कि नहीं, ग्रेविटी इफेक्ट की वजह से उसमें जो फ्लूइड है, जो एयर है, वो अच्छी तरीके से जाएगी। तो ये लोग भूलते हैं, आपसे वाइवा में पूछे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने चेस्ट ट्यूब के दौरान जहन में रखनी, वो क्या है मैम और सर, द मोस्ट इंपोर्टेंट द ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम शुड बी बिलो द पेशेंट लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, कि जो ड्रेनेज सिस्टम है, कलेक्टर सिस्टम है, वो पेशेंट की लेवल से नीचे होना चाहिए। ये बात समझ गए कि नहीं, इंपॉर्टेंट है। अब चेस्ट ट्यूब की केयर कैसे करनी है, ये लोग नहीं जानते कि चेस्ट ट्यूब की केयर, चेस्ट ट्यूब तो लगा दिया, बट एज अ डॉक्टर आपकी फिर कुछ फराइज है, इसमें चेस्ट ट्यूब का केयर है। केयर कैसे करेंगे चेस्ट ट्यूब का, गौर से सुने। चेस्ट ट्यूब की जो केयर है, इसमें 3 चीजें होती है, कितनी, 3। एक का नाम है सक्शन कंट्रोल चेंबर। क्या है, सक्शन कंट्रोल। जो डिवाइस हम लगाते हैं, सक्शन कंट्रोल चेंबर, वाटर सील चेंबर एंड ईयर लीकेज मॉनिटर, और इसमें इसने नहीं लिखा, तीसरे नंबर पे कलेक्टर चेंबर। कौन सा, कलेक्टर, जिसमें आप ड्रेनेज कलेक्ट कर रहे हैं। एक का नाम क्या है, कलेक्टिंग। तो चेस्ट ट्यूब का जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसमें कितनी पार्ट्स हैं, 3। कौन कौन सी, वेरी गुड, सक्शन चेंबर, हाँ जी, वाटर सील चेंबर जिसको एयर कंट्रोल लीकेज सिस्टम, और साथ में कलेक्टिंग चेंबर। या कलेक्टिंग चेंबर जो ड्रेनेज कलेक्टिंग चेंबर होता है। अब देखें, अगर आप उस मशीन में देखते हैं, उसमें जेंटल, स्टेडी एंड कंटिन्यूअस, मैंने क्या कहा, जेंटल, स्टेडी एंड कंटिन्यूअस बबलिंग हो रही है। किस चेंबर के अंदर, सक्शन चेंबर में। और ये उस डिवाइस के ऊपर लिखा होता है कि ये सक्शन चेंबर है, ये वाटर सील चेंबर है, उसमें लिखा होता है। तो सक्शन चेंबर के अंदर उसमें जनाब बबल बन रहे होते हैं। क्या चीज, बबल। अब मेरे हाथ को देखे, अगर वो बबल जेंटल है, कंटिन्यूअस है, इट्स मीन द सक्शन चेंबर इज वर्किंग, सक्शन चेंबर इज फाइन। अब देखे, अगर बबल बन रहे कंटिन्यूअस है बट वेगुरस है, वेगुरस से मुराद बहुत ज्यादा, इट्स मीन कि द सक्शन मशीन इज आइदर नॉट वर्किंग, या जो एयर सक्शन हो रही वो हद से ज्यादा है। आप समझ रहे कि नहीं, कि हम ज्यादा एयर ड्रा कर रहे हैं, और नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। तो फॉर अ गुड सक्शन चेंबर टू सी द वेगुरस बबलिंग इज नॉट गुड, वेगुरस बबलिंग इज नॉट गुड, मतलब वेगुरस हर एक चीज हद से ज्यादा हो जाए, इज नॉट गुड। इट शुड बी जेंटल, शुड बी स्टेडी एंड शुड बी कंटिन्यूअस। इससे हमें यह पता चलेगा कि जो सक्शन हो रही है वो काम कर रही है, ठीक है जी। फिर हम यहाँ पे वाटर सील चेंबर, स्टेडी राइज एंड फॉलिंग, जिसमें पानी है ना, पानी, वाटर सील, उसमें स्टेडी, आहिस्ता अप एंड डाउन, सांस लेने से एयर जाती है, सांस छोड़ने से एयर निकलती है। तो स्टेडी फॉल एंड राइज, नॉट डिसप्रोपोर्शनल। अगर फॉल इतना हो, राइज इतना हो, इतना फॉल हो, इतना राइज हो, वो फिर खराब है ना। इतना फॉल है, इतना डाउन है, इतना राइज है, इतना फॉल है, खराब है। स्टेडी इक्वल फॉल एंड राइज इन द चेंबर विल शो टाइडलिंग, टाइडलिंग मीन गुड वर्किंग। इसका मतलब यह है कि वाटर सील के लिए स्टेडी फॉल एंड राइज इन दैट वाटर लेवल, दैट इज गुड वन। अब आपने क्या करना है, कैसे पता चलेगा। अब ये तो वैसे थोड़ा सा अप लेवल वाली बातें हैं। पता ऐसा चलता है कि हम आज जाते हैं, वाटर सक्शन मशीन को देखते हैं, और उसमें हमें जो वाटर की लेवल नजर आती है, वो मिसाल के तौर पे उस पे नंबर लेके होते हैं, 1 2 3 4, मिसाल 10 के सामने है, कितना, 10। आपने उस 10 के सामने मार्कर पे एक लाइन ड्रा करनी है, और नीचे लिखना है डेट एंड टाइम, कि आपने किस दिन देखा और किस वक्त देखा। समझ रहे कि नहीं। फिर आप सुबह आते हैं, दोबारा देखते हैं, और फिर देखते हैं कि इसमें कितना चेंज आया है। अगर वो वहां पे है, इट्स मीन कि पूरी रात इसने जो अप डाउन की है वो इक्वल की है। क्या की है, इक्वल की है, और ये टाइड लेंग है। ये क्या है, टाइड लेंग है। इससे हमें पता चलता है कि सही काम कर रहा है। आप समझ गए कि नहीं। तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। और जब हम ट्यूब को अंदर डालेंगे, जो पाइप है, इसके साथ हम स्किन को स्टिच करेंगे। क्या करेंगे, स्टिच करेंगे, ताकि पाइप लीक या डिस्प्लेस ना हो जाए। ठीक है जी, स्टिच करेंगे, और पाइप के ऊपर हम टेप लगाएंगे ताकि ये जगह स्टैटिक हो जाए। ठीक है, और जब तक ये ड्रेन पड़ा होगा, ये चीजें स्टिच होगी, फिर बाद में हम आखिर में निकालेंगे। दैट इज चेस्ट ट्यूब। चेस्ट ट्यूब जो है ना, इन कंडीशन के लिए हम रखते हैं, वो आप लोग को बताया है, और इसकी जो कंट्रोल मेथड है वो भी आप लोग को सिखाई है। समझ गए कि नहीं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, वेरी गुड, दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसको एनजी ट्यूब या नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब कहते हैं। ठीक है जी। एनजी ट्यूब के अंदर देखे आप लोग को सारा लिखा है, अ थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब इंसर्टेड थ्रू द नोज एंड टू द स्टमक।
ये नाक के जरिए हम स्टमक में लेके जाते हैं। एक तो इसकी मेजरमेंट आप लोग को पता है कि नहीं, कैसे मेजर करते हैं? हाँ जी, हम ये जो मतलब ये है कान से ये नाक तक, और ये जीपी स्टर्नम या जीपॉइड प्रोसेस जो है इधर मार्क करते हैं और फिर इसको हम अंदर ले जाते हैं। वन इट्स रीच द स्टमक, हम फिर गर्गलिंग सुनते हैं स्टेथोस्कोप के जरिए, या अगर हम इससे सिक्रीशन ड्रा करें तो उसमें एसिडिक पीएच आता है। क्या आता है? एसिडिक पीएच। ये कंफर्म करने के लिए करते हैं कि दैट इज रीचेस टू द स्टमक और नॉट। ये तो पता है कि नहीं, इंपोर्टेंट। फिर ये क्या है? फीडिंग, इसके जरिए हम फीडिंग कर सकते हैं कि नहीं? यूज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन टू हुम हु आर अनएबल टू ईट और ड्रिंक। फिर मेडिकेशन, इसके जरिए हम मेडिकेशन भी दे सकते हैं, ऐसा है कि नहीं? मेडिकेशन के लिए। और इट इज आल्सो यूज टू ड्रेन लिक्विड फ्रॉम द स्टमक, इससे हम लिक्विड निकालते हैं, स्टमक वॉश पर्पस के लिए भी यूज होता है, एनजी ट्यूब, ठीक है। बट नोट इट इज ओनली यूज्ड फॉर अबाउट 6 वीक, ये 6 हफ्तों से ज्यादा नहीं रखेंगे। 6 वीक के बाद इस पे इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो हम इसको या तो चेंज करेंगे। अब अगर एक पेशेंट है उसको पेरेंट्रल न्यूट्रिशन चाहिए, कौन सी? पेरेंट्रल, खुद नहीं खा सकता बट वो सालों साल बीमार है, उसको 2-3 हफ्ते के लिए फिर हम एनजी ट्यूब टेम्परी लगाएंगे, फिर इसके बाद हम एंटरल ट्यूब लगाते हैं, मतलब कभी कभार ड्यूडोजिनोस्टोमी ट्यूब लगाते हैं, ठीक है ना। ये वो ट्यूब्स होते हैं एंटरल ट्यूब जो लॉन्ग टर्म रखते हैं, लेकिन वो माइनर प्रोसीजर करके कट लगा के हम अंदर करते हैं, वो फिर ज्यादा टाइम तक रहते हैं। बट दिस एनजी ट्यूब हैज टू बी वंडरफुली वर्क फॉर अबाउट हाउ मेनी वीक्स? 6 वीक तक काम करेगी, ठीक है जी। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द एनजी ट्यूब। ये NRE2 के अंदर 2 दफा है, इतना तो पता चलता है कि यहाँ के लिए है। हाँ जी, ये आज भी मुझे याद है 2 साल पहले स्टेशन हुआ है, किसी का सीनियर उसमें था, पूरे के पूरे ग्रुप को इसका नाम नहीं पता था। किसी ने कहा नेक ब्रेस है, गलत, ठीक है। अब इन सेंस तो ठीक है, मतलब सही है, इसका स्पेशल नाम है। कुछ लोगों ने कहा सर्वाइकल ब्रेस, क्या? सर्वाइकल, ये भी गलत किया था। इसका पूरा नाम है पैलाडेल्फिया ब्रेस। इसका क्या कहते हैं? पैलाडेल्फिया सर्वाइकल ब्रेस इसको कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पैलाडेल्फिया क्रोमोसोम तो CML में भी होता है, वो चीज नहीं है, बट इसका पूरा नाम है पैलाडेल्फिया सर्वाइकल ब्रेस या नेक कॉलर। क्या कहते हैं? नेक कॉलर। अब देखिए इसका नाम आप लोगों को मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वो चीज है जो ज्यादा लोग मिस करते हैं। इसका नाम पैलाडेल्फिया कॉलर है। क्या है? पैलाडेल्फिया। इंशाल्लाह अगर आ जाए तो पता होगा ना, दैट इज पैलाडेल्फिया कॉलर, या पैलाडेल्फिया कॉलर इज आल्सो नोन एज सर्वाइकल कॉलर, लेकिन इसका स्पेशल नाम अगर वो पूछे वो पैलाडेल्फिया है। क्या है? पैलाडेल्फिया। इट इज द नेक ब्रेस दैट immobilize द नेक एंड प्रिवेंट मूवमेंट एंड while नेक हीलिंग। नेक इंजरी हुई है ना, ये हम लगाते हैं कि नेक मूवमेंट प्रिवेंट करके नेक हीलिंग को प्रमोट कर सके, ठीक है जी। फिर इसके इंडिकेशन क्या है? शाबाश। इंडिकेशन में वेरी गुड, फ्रैक्चर नेक है, सर्वाइकल नेक इंजरी, ट्रोमा, ये सारे आप लोग को लिखा है। हाउ इट वर्क? सपोर्ट नेक मसल, गिव स्पाइनल कार्ड एंड लिगामेंट एंड टाइम टू हील, प्रिवेंट नेक फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ये ब्रेस है, ठीक है जी, लेकिन इसका पूरा नाम पैलाडेल्फिया ब्रेस है। व्हाट इज दिस? मेरे हाल में 1 साल ये भी आया था कुछ ग्रुप वालों को, दैट इज कॉपर टी। क्या है? कॉपर टी। ये ऐसा डिवाइस है, इसमें देखे कॉपर वायरिंग हुई है कि नहीं। ये कॉपर टी स्टिक, ये कौन सा शेप है? टी है, और इसके अंदर वायरिंग किसकी है? कॉपर की। ये डिवाइस देखिए इधर, बिल्कुल ये रियल कॉपर टी है, मतलब ये है। अब ये पूरा डिवाइस नहीं है, ये ट्रोकर है, ये हम निकालेंगे, लेकिन डिवाइस सर इतनी तक है, समझ रहे कि नहीं। अब ये पूरा डिवाइस तो नहीं है, डिवाइस इसके यहां तक है, देखे तो ये देखे ऊपर ये कौन सा शेप है? टी है, और इसमें अगर आप देखें तो वायरिंग कौन सी हुई है? कॉपर की। देखे तो ये डिवाइस अगर आप लोग को वहां पे वो रखते हैं, सो दैट इज अ टी शेप डिवाइस बट इट इज मेड अप ऑफ कॉपर। तो ये कौन सा है? कॉपर टी है। आएगा तो फिर आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए, ठीक है। दैट इज कॉपर टी डिवाइस एंड इट इज IUCD। ये क्या है? IUCD। और इसके ऊपर हमने पढ़ा भी है, और आई थिंक इंशाल्लाह आप लोग को ये पता होगा। देखे अब इसकी पॉइंट्स को गौर से सुने। ये जो अभी हमने डिस्कस किया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? कॉपर टी को पैरागार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरागार्ड। अ डिवाइस टू पुट इन द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। सिंपल है कि नहीं है? इजी। इफेक्टिवनेस कितनी है? मोर देन 99%। ये भी पूछते हैं, जितना इन्वेजिव प्रोसीजर होगी उतना इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? हाउ इट वर्क? क्रिएट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इन द यूट्रस and make the uterus unfavorable for pregnancy. Number 1, spermicidal in nature, बताया था कि नहीं? And prevent entry of the sperm into the fallopian tube. In
तीनों तरीकों से ये स्पर्म और ओवम को आपस में मीट होने नहीं देगी। दैट इज वाई कॉपर टी विल प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो ये कंट्रासेप्टिव है कि नहीं है? ओके, शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म? एक्सीलेंट। साइड इफेक्ट, क्रैम्प करा सकती है। ये जैसे हम रखते हैं फीमेल में कुछ लोगों को क्रैम्प्स होती हैं, क्योंकि एक डिवाइस रखते हैं तो कुछ दिनों तक फील करती है कि आई फील क्रैम्प्स, बैक पेन, कभी कभार कुछ फीमेल में स्पॉटिंग आती है, वजाना से कभी कभी ब्लीड आती है, क्योंकि ये डिवाइस रखने से जो नियर बाई म्यूकोजा उसमें चेंज आती है, ब्लीडिंग एंड सम टाइम यूट्राइन परफोरेशन। So it should be kept by a very trained gynecologist। ठीक है जी। Now it work for about 10 years। याद है कि नहीं? हमने डिस्कस किया है 10 years के लिए। फिर इसके बाद ये भी हमने पढ़ा है कि नहीं? ये क्या है? ये टूडिकाम नेजल स्पेकुलम है। नाम कोई भूल जाए तो बताने के मैम और सर दिस इज नेजल स्पेकुलम। मिसाल के तौर पे अगर हम ये बताएं, ये खोले, ये नेजल क्या है? स्पेकुलम है। मिसाल के तौर पे ये नेजल स्पेकुलम है, टूडिकाम नेजल स्पेकुलम। ये यू शेप होता है। क्या होता है? यू शेप। थैंक यू। जो ईएनटी के अंदर हम यूज करते हैं कॉमनली। अब देखिए इसके मैंने ये डिफरेंट साइजेस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी नोज या नेस्ट्रल, हम इसकी डिफरेंट साइजेस यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे ये बिल्कुल ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि नहीं? तो ये टूडिकाम नेजल स्पेकुलम है। मिसाल के तौर पे आप इंडेक्स फिंगर से पकड़ते हैं, कौन से? इंडेक्स, और इसके ऊपर हम थंब रखते हैं ताकि उसको हम होल्ड कर सके। फिर ये जो मिडल फिंगर है ये इधर जाती है और रिंग फिंगर इधर आती है। तो ये क्लोज हो गया कि नहीं? अब जब ये क्लोज हो गया ना, तो आप जब मरीज की मिसाल मतलब नोज में अंटर करते हैं तो ऐसा मुश्किल होता है। ऐसा हम इसको ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे पकड़ने के बाद ये नाक में जाती है और फिर जनाब देखे सॉरी ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे ये नाक में जाती है और इसको हम इस तरीके से नाक में ले जाते हैं और इसको क्या करते हैं? ओपन करते हैं। तो हमें फिर यहाँ पे नाक का अंदर वाला साइड जो है वो प्रॉपर नजर आता है। तो होल्ड इट विद इंडेक्स फिंगर। कहाँ पे? इंडेक्स फिंगर। सपोर्ट विद थंब, सपोर्ट विद थंब, रेप विद मिडल एंड रिंग फिंगर। ठीक है जी। ये टूडिकाम नेजल, और इस तरह हम जाते हैं और फिर जाने के बाद ऐसे ओपन करते हैं। तो ये कौन सा स्पेकुलम है? टूडिकाम नेजल स्पेकुलम है। ये रख लेना फिर। ठीक है जी, आप लोग बाद में देख लेना। ठीक है, टूडिकाम नेजल स्पेकुलम। इधर गौर से सुने, दैट इज कॉल्ड केलियन नेजल स्पेकुलम। ये दिखाया था कि नहीं? केलियन नेजल स्पेकुलम। वेरी गुड। इन दोनों को सिंपल नेजल स्पेकुलम कहते हैं। अब आप लोगों को मैंने ये बताया है कि ये दोनों नेजल क्या है? स्पेकुलम। पहला वाला टूडिकाम है, सेकंड केलियन नेजल स्पेकुलम है। आसान है कि नहीं? फिर मैंने लिखा है यूजेस, राइनोस्कोपी टू सी फॉरेन बॉडी, टू सी नेजल पॉलिप्स एंड टू सी नेजल हेमाटोमा। इन सब के लिए हमने ये यूज करना है। जो केलियन है ये हम डीएनए सर्जरी में भी यूज करते हैं। किसमें? डीएनए सर्जरी में। ठीक है। फिर इसके बाद हाँ, यूर फ्रेंड्स, ठीक है ना, ये नहीं भूलना चाहिए। ये तो हमने पहले से पढ़ के आ रहे हैं, ईएनटी के वक्त से। याद है कई जमाने में पढ़ा था कि नहीं? दैट इज कॉल्ड क्रोकोडाइल फोर्सेप्स। इट इज यूज्ड इन ईएनटी ओपीडी। कहां पे? ईएनटी ओपीडी टू सी एंड रिमूव फॉरेन बॉडी फ्रॉम नोज एंड एयर। ठीक है, दोनों से। इसके बाद नेक्स्ट आता है दिस वन, दैट इज कॉल्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब, जिसको ईटीटी कहते हैं। एंडोट्रेकियल ट्यूब कफ है, ठीक है ना, ईटीटी। एक एनजी ट्यूब है, एक फोलिस कैथेटर है और एक ईटीटी। हम जब एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं तो वी हैव टू एंट्यूबेट द पेशेंट। पेशेंट क्या करना है? एंट्यूबेट। लेकिन मरीज को एंट्यूबेट करने के लिए या देखे इसके जो चेन है अप होना चाहिए ताकि मेक द एयरवे स्ट्रेटन। ठीक है ना, बात नहीं। फिर हमने क्या करना है? हमने लेरिंगोस्कोप यूज करना है। कौन सी? लेरिंगोस्कोप। लेरिंगोस्कोप के जरिए इट विल विजुअलाइज द अपर एंड ऑफ द ट्रेकिया, और लेरिंगोस्कोप हमें ये बताएगी वेयर टू पुट दिस ट्यूब। तो ये सिर्फ आप लोगों से वो पूछेगा ड्यूरिंग एंट्यूबेशन विच इंस्ट्रूमेंट शुड बी गिवन द हेल्प, दैट इज लेरिंगोस्कोप। तो लेरिंगोस्कोप आपको हेल्प करेगी कि आपने ट्यूब को कहां पे रखना है। इसमें ब्लेड होता है, लेरिंगोस्कोप के अंदर लाइट सोर्स होती है। क्या होती है? लाइट सोर्स। वो हमें बताती है कि आपने ये कहां पे पुट करना है। ठीक है जी। तो ये जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है, देखे, अ हॉलो ट्यूब दैट इज इंसर्टेड इनटू द ट्रेकिया थ्रू द माउथ टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड प्रोटेक्ट द लंग्स। कब यूज करते हैं? व्हेन द पेशेंट अनएबल टू ब्रीथ। इट इज आल्सो यूज्ड टू एडमिनिस्टर सब मेडिकेशन। ठीक है जी। यूज ड्यूरिंग रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। ठीक है जी।
अब एक बंदा खुद सांस नहीं ले रहा, उसकी रिफ्लेक्सेस नहीं है और उसको एस्पिरेशन का चांस है, तो एयरवे प्रोटेक्ट करने के लिए हम एंडोट्रेकियल ट्यूब रखते हैं, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है जी, एंट्यूबेशन रिक्वायर टू व्यू द अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया, ठीक है जी, ये पॉइंट याद रखना है। फिर इसके बाद ये अभी आप लोग को देखा है रेगुले आउटलेट फोर्सेप, ये क्या है, रेगुले आउटलेट फोर्सेप, रेगुले आउटलेट फोर्सेप यूज ड्यूरिंग असिस्टेड फोर्सेप डिलीवरी, ठीक है जी, ये असिस्टेड फोर्सेप डिलीवरी, ये थोड़ा सा आप लोगों ने प्लीज पढ़ना है। लंबार पंक्चर नीडल है, ये क्या है, लंबार पंक्चर नीडल। जो लंबार पंक्चर नीडल है इसको भी आप लोगों ने पिक्चर में देखनी है। ये क्या है, अ नीडल दैट टू ड्रा CSF फ्रॉम द स्पाइनल कैनाल, या अ नीडल यूज्ड ड्यूरिंग लंबार पंक्चर टू ड्रा CSF फ्रॉम सब अरेक्नोइड स्पेस, ठीक है ना, ये लंबार नीडल है। नीडल की साइज होती है, एडल्ट में ज्यादातर 9 cm वाला यूज होता है, चिल्ड्रन में 6 cm वाला यूज होता है, ठीक है, और इन्फेंट में 4 cm यूज होता है, इन्फेंट में 4 cm। जिस बच्चे का उम्र 1 साल तक है उसमें 4 cm लॉन्ग जो है ना नीडल यूज करते हैं। अब ये वाला अभी देखे नेक्स्ट वन, ये भी आप लोग को आना चाहिए। ये जो इंस्ट्रूमेंट है देखे, और से सुने, इधर से देखे, इधर से देखे, स्ट्रेट है कि नहीं, और इधर जाके ऐसा हुआ है कि नहीं। तो अगर हम इसको ऐसे मिसाल करें, ऐसे, ये एल शेप है कि नहीं, ये कौन सा है, एल शेप, एल शेप है, और इसकी जो ब्लेड है ऐसे है, तो इसके जरिए हम कोई चीज रिट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं, इसको मोरिस रिट्रैक्टर कहते हैं, मोरिस रिट्रैक्टर, कौन सी, मोरिस रिट्रैक्टर इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे देखे मिसाल के तौर पे दैट इज कॉल्ड मोरिस रिट्रैक्टर। मोरिस रिट्रैक्टर वाइडन इंसिजन एज, जहाँ पे आप कट लगाते हैं उस एजेस को वाइड करने के लिए रिट्रैक्शन कराती है, स्किन को मतलब प्लेफ आउट करने के लिए, एंड वुंड बॉर्डर ड्यूरिंग द सर्जरी, इंप्रूव विजिबिलिटी। अगर आप रिट्रैक्शन करेंगे तो आपको ऑर्गन देखने में अच्छी विजिबिलिटी होगी, इट इंप्रूव विजिबिलिटी एंड असिस्ट टू द सर्जिकल साइट। फिर रिट्रैक्ट और होल्ड टिश्यू एन ऑर्गन ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, स्पेशली ड्यूरिंग एब्डोमिनल सर्जरीज, ठीक है, उसमें इस रिट्रैक्टर यूज होता है और इसमें हम डीप टिश्यू को रिट्रैक्ट करते हैं, ठीक है जी, मतलब स्पेशली ये लिप्राटमी वगैरह में भी यूज होता है। दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंट पार्ट, समझ गए कि नहीं। तो इंस्ट्रूमेंट में जितने भी हमने पढ़े हैं इसमें आप लोगों ने सारे के सारे याद करने हैं, जितने पढ़े हैं, जिसने एग्जाम्स दिए भी है उनसे भी पूछे, और आप लोग देखेंगे इसी के इर्द गिर्द ही इंस्ट्रूमेंट घूमते रहते हैं। अगर आप लोग इतना ही इंस्ट्रूमेंट याद करेंगे इंशाल्लाह दैट विल बी मोर देन इनफ टू पास एग्जाम। इसमें एक चीज है, ट्यूनिंग फोर्क आप लोग को पता है, वो बताया था कि नहीं, इसमें रेनी टेस्ट है और वेबर टेस्ट है। ओटोस्कोप आप लोग को बताया था ईयर के लिए है, अब थैलेमोस्कोप आई के लिए है। बस सिर्फ ये 2-3 चीजें हैं जो आप लोगों ने पहले से की हैं। तो अगर आप सिर्फ आप लोग ऐसा करें कि इतना इंस्ट्रूमेंट जिसने कर लिए वो ऐसा फील करे इंशाल्लाह कि उसका इंस्ट्रूमेंट स्टेशन पास है। अगर इसके बावजूद कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो आप लोग देखना चाहते हैं, वो बिल्कुल वो देख आपको सीजर नहीं देंगे, वो आपको मतलब स्टिच नीडल होल्डर नहीं देंगे, बहुत आसान है, कुछ ऐसी चीज देंगे जो इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को इससे चीज आएगी, ठीक है जी। तो इनमें से भी जब मैं गेस्ट पेपर बनाऊंगा तो 6-7 में उठाऊंगा जो कॉमन आते हैं, फिर आपने एग्जाम से 1 दिन 2 दिन पहले सिर्फ वही करने हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेकिन फॉर द टाइम नाउ अभी घर जाके जब लेक्चर खत्म होंगे ये सारे करने हैं, ताकि आप लोग के सब पे उबूर हो, सारे कर लेंगे तो इंशाल्लाह दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है जी। अभी ब्रेक करें, इसके बाद हम एक्सरेज वगैरह पढ़ेंगे। अभी तो टाइम 1.5 घंटा हो गया, तो 11 बज गए, 11:15 या 11:20 तक ब्रेक करें ताकि 12 तक फिर खत्म भी करें, ठीक है जी, ओके।